तो चिकन मीट में, एग्स में और मिल्क में बहुत कम बी12 होता है और आप उनको उनको खा के अपनी बी12 की पूर्ति करना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्हें खाना पड़ेगा। एक स्टडी है कि अगर हम कल के कल फॉसिल फ्यूल्स बंद कर देते हैं, अगर हम कल के कल भी बंद कर देते तब भी ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ना तय है। बेसिकली उनका आर्गुमेंट ये था कि जो बूढ़े-ठुड्डे हो गए हैं, 50, 55, 60 के हो गए, 40, 45, उनको आप नहीं समझा सकते। उनको आप कोई नया आइडिया दोगे, बहुत मुश्किल उनका रिसीव करना। लेकिन जो उनके आगे आने वाली जनरेशन है, वो उस आइडिया के प्रति थोड़ी-सी ज़्यादा ससेप्टेबल होगी। वीगनिज़्म और बहुत सारे दूसरे आप लिबरल आइडियाज़ देख लो, का होमोसेक्सुअलिटी हो गई, ट्रांसजेंडरिज्म हो गया, इनको लेकर के भी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, जनरेशन दर जनरेशन। हमारी जनरेशन में ज़्यादा है, पिछली में कम नहीं। उसमें लगभग 10 अरब एकड़ जो ज़मीन इस्तेमाल होती है, अगर सब वीगन बन जाते हैं, तो 75% लैंड खाली हो जाएगा, जितना हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ कुत्ते होते हैं अलग अलग ब्रीड के, उनको पनीर देना पड़ता है या फिर वो चिकन खिलाना ही पड़ता है या फिर मीट खिलाना ही पड़ता है। तो ये बताओ, क्या इन जानवरों को जो उनको पाल रखा है उनको वीगन बनाना पड़ेगा हमें? इतने क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने जानवरों को मारना पड़ता है, वहाँ किल्स हो रही है, फिर उसकी बात क्यों नहीं करते वीगन्स? वैसे रही है गर्लफ्रेंड आपकी? नहीं यार रही नहीं है, और अभी मतलब प्लान कर तो रहे होगे, मतलब शादी वादी की तो सोचा होगा ना कुछ? नहीं, अभी तो आई एम 24, तो उतना मैंने सोचा नहीं फिलहाल। अच्छा। अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। टाइम क्या, लाइक कितने साल हो गए आपका? 24 तो हो चुकी है, अब 26 तक जा 2 साल और है, और कितना है? नहीं, आराम से 28-30 तक सोचेंगे। अच्छा। हम्म। अच्छा, जो घर वाले हैं मतलब वो हो चुके हैं लाइक कंफर्टेबल आपके उस आइडिया से, लाइक हाँ मैं वीगन ही लाऊंगा, बहू भी? आ, ये तो नहीं बात हुई है कि मैं वीगन ही लाऊंगा, बहू भी। बट हाँ। या दे एक्चुअली मेरे घर पे तो ये सीन है कि वो चाहते हैं कि मैं किसी से बात करूं ही। अच्छा। मेरे घर वाले खुद बोलते हैं मेरे से हाथ जोड़ के, बेटा तेरे को लव मैरिज करना है तो लव मैरिज कर ले, तू बस लेकर के आ जा, हम हाँ कर अच्छा, देंगे, हमारी तरफ से है, कोई कास्ट किसी भी कास्ट के लिए जो करना है कर ले। क्या बात है यार। लेकिन फिर वो है ना, आपके भी तो फिल्टर्स लगेंगे उसमें, वीगन हाँ, वगैरह और ये सब, और बहुत उसी जरूरी के भी है वो। कारण हम्म। एक्चुअली वीगन तो एक छोटा फिल्टर है, अगर वो वीगन ना भी हो और वो व्यक्ति समझदार हो तो वो आगे चल करके वीगन बन जाएगा। हम्म। भले ही एकदम से नहीं, पर वो माइंडसेट को तो सपोर्ट करेगा ही उस वीगनिज्म के। और उसके अलावा भी कंपैटिबिलिटी देखना बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। 2 लोग वीगन हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपैटिबल ही होंगे। हम्म। क्या बात है, लेकिन वैसे चांसेस होते हैं कि लड़कियां वीगन जल्दी ऐसे बन ही जाती हैं, चल आपको नहीं लगता? लाइक वो दिल से वैसे ही हाँ, साफ एक्चुअली सुथरी इस है। पे रिसर्च भी है। एक्चुअली इस पे रिसर्च भी है दैट women आर मोर ससेप्टेबल टू द आइडिया ऑफ वीगनिज्म। थोड़ा-सा वो कंपैशन और काइंडनेस का ही मुझे लगता है खेल है। आई हैवंट रेड द लिटरेचर ऑन दिस, पर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है वो होगा। क्योंकि मर्दों का क्या है ना, शुरू से ही मैस्कुलिनिटी को मीट के साथ में और उसके साथ में जोड़ के देखा गया है। जिम जा रहे हम्म। हैं तो मांस, अंडे और वो सारा दिमाग में, भले ही बंदा वेजिटेरियन हो, पर वो दिमाग में रहता है कि नहीं, एनिमल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होता है और वो मैस्कुलिन चीज़ है। तो हम्म। उस कारण से तो बेसिकली आई एम इन द बेस्ट पोजीशन टू फाइंड अ वीगन मेट। बढ़िया वीडियो भी बनाते हैं लोग, वीडियो भी देखते हैं और वीडियो देख कर ही कोई मैसेज कर देगा, हेलो सुरेश। हम्म। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट को अगर कोई महिला मित्र मेरी देख रही हो, तो वो सुरेश से कांटेक्ट कर सकती है। राइट। ठीक है। वैसे यार आज से अ, चल बात कर स्लैश पार्ट टाइम वो मैच मेकिंग। मैच मेकिंग, या और मैच मेकिंग के लिए बढ़िया रहेगा। नहीं पता है, बहुत सारे लोग जो डेट वगैरह करते होंगे, अब मैं जैसे देख रहा हूँ कि लोग वीगन बन रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में ये जरूर रहता होगा ना कि यार अगर मैं एनिमल्स के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो मेरा पार्टनर भी सोचे। आपने सही बोला कि अंडरस्टैंडिंग अगर होगी उस औरत में या पार्टनर में जो भी, तो यार शिफ्ट करना उसको उसको माइंड को चेंज करना भी इतना मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ, हम्म। आज की तारीख में डेटा इतना ज़्यादा है इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए, और एम्पैथी वाला एंगल तो है ही कि क्यों ही परेशान करना है हम्म। किसी एनिमल को। तो अगर वो नहीं, कोई व्यक्ति अगर मान लो बैठ करके किसी को शांति से बता दिया ये सारा, और तब भी अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, वो एक्चुअली केवल वीगनिज्म के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा है। आप देखोगे कि वो लाइफ के दूसरे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जहाँ पे ये एटीट्यूड उसका उधर भी दिखेगा आपको,
कि उसके सामने डेटा आ रहा है, उसके सामने एक बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली और समझदारी भरी बात की जा रही है, बट वो उसको इग्नोर कर रहा है या कर रही है अपनी आदतों के पीछे। तो ये केवल बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा जानबूझ करके सब कुछ जानते-बूझते भी चूज़ कर रहा है कि वो उन प्रोडक्ट्स को कंज़्यूम करता ही रहेगा और डबल डाउन कर रहा है कि नहीं मैं तो और करूँगा, तो वो मुझे नहीं लगता वो कितना अच्छा इंसान ओवरऑल अपने लाइफ़ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी होगा। वो एक मेरे लिए तो मुझे तो क्वेश्चनेबल ही लगती है वो चीज़। आपको नहीं लगता कि शायद इस कारण है ये कि एक इंसान जो होता है जब इस दुनिया में आता है वो दूसरे के हिसाब से चल रहा होता है। पापा, मम्मी, बॉस, टीचर और उसकी सबसे जो बेसिक फ्रीडम है, सबसे बेसिक लेवल पे अगर देखा जाए तो वो क्या खाना चाहता है और ऐसे में राइट। आप नॉक-नॉक करते हो गेट पे आके, "क्या खा रहे हो भाई? क्या खा रहे हो?" तो वो वही सही है। गुस्से में आ जाता है, समझ रहे हो ना? तो वो उसकी साइकोलॉजी समझना भी बहुत ज़रूरी है पहले कि यार कि वो क्यों मतलब ऐसा कह रहा है लाइक आपको अगर हेट मैं देखता हूँ शिवम भाई हैं जो उनको उनके कमेंट्स देखता रहता हूँ यार, ओह माय गॉड! वो जिस हाँ, तरीके की गालियाँ खाते हैं भाई मैं उनको मतलब वो रिप्लाई अच्छे से कर पाते हैं, अब तो आदत हो जाती है। वो तो सभी को गाली पड़ती है एक्चुअली में ऐसा है भी नहीं कि वीगन्स की बात है। इस दुनिया में इंटरनेट पे आप हो तो गालियाँ पड़ेंगी। पड़ेंगी। पर देखता हूँ कि आपके और मेरे पॉडकास्ट के नीचे कमेंट में भी आ गया था, सामग्री डाल दी थी किसी ने तो रेसिपी डाल दी थी। हाँ, ये चिकन एक बिर बहुत कॉमन है। वो रेसिपी ही डाल देते हैं लोग। कितनी मेहनत करते हैं, हुँ, कॉपी पेस्ट बंदे ने करके रखी होगी, मैं तो उसकी दाद देता हुँ, हूँ। इतना हुँ। कमिटेड है वो। अच्छा, ये ज़रूर कहते हैं पिछले पॉडकास्ट में ये आया भी था कि यार अभी इंडिया उस स्टेज पे नहीं है, जहाँ पर आप वीगन लाइफ़स्टाइल को अपना सको। समझ रहे हो? इंडिविजुअली तो बहुत लोग उस स्टेज पर हैं। हुँ, मतलब इंडिया एज़ अ होल आप देखोगे, तो आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं, जो फ़िलहाल जिनके पास में मीट खाना चाहिए कि नहीं, क्या खाना चाहिए, ये सोचने के बजाय उनके लिए बड़ा प्रश्न ये है कि उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा? वो क्या व्यवस्था कर सकते हैं कम से कम पैसों में और उनके लिए बेसिक जो सर्वाइवल है, वो पहली हुँ, बात ज़्यादा ज़रूरी है। पर अगर आपके पास में एक स्मार्टफ़ोन आ चुका है, जिसमें आपने इंटरनेट डलवा के रखा है और आपके पास में इतना खाली समय है, आपके पास में इतना लेज़र है कि आप इस तरीके का पॉडकास्ट सुन पा रहे हो, ये अपने आप में देखा जाए तो बहुत प्रिविलेज्ड चीज़ है। और इस लेवल पर आकर के वो आर्ग्यूमेंट फिर नहीं रह जाता कि अ, वीगन नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास में या पैसे नहीं है, जबकि वीगन डाइट तो ख़ैर सस्ती पड़ती है बट स्टिल वो जो एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि यार ये लाइफ़स्टाइल चेंज मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास में वो रिसोर्सेज़ नहीं है। इट्स लार्जली नॉट ट्रू फॉर मोस्ट इंटरनेट यूज़र्स और पॉडकास्ट लिसनर्स आई वुड से कि जो जिनके पास में इतना खाली समय है, वो इस चीज़ को दे पा रहे हैं। तो वो वहीं थोड़ा-सा समय अपनी डाइट को चेंज करने में भी लगा ही सकते हैं। हाँ, आई थिंक दैट वुड बी माय रिस्पॉन्स कि ऐसे लोग हैं जो नहीं कर सकते बट आप उनमें से नहीं हो। जो भी मेरी बात हुँ, सुन रहा होता है उस टाइम पे वो मोस्ट लाइकली उनमें से नहीं ही होता है। बट वो उनके बिहाफ़ पर बोल करके क्या बोल रहा होता है कि ऐसे लोग हैं ना, इसलिए मैं भी नहीं हुँ, चेंज हो सकता। व्हिच डज़न्ट मेक हुँ, सेंस कि वैसे लोग हैं तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम जो कि कर सकते हैं, वो तो करें कम से कम। हुँ। मज़े अच्छा वाली आपने मज़ेदार बात ये है कि जो जिनका बोला जाता है कि ये बेचारे नहीं कर सकते, उनका मीट कंज़म्पशन और एनिमल प्रोडक्ट कंज़म्पशन उतना ख़ास होता भी नहीं है। ये वही हुँ, जैसे-जैसे बंदे की इकोनॉमिक पावर बढ़ती है ऑन अ पर्सनल लेवल, तो उसका मीट कंज़म्पशन बढ़ता ही है। ऐसा ही रिसर्च में देखा गया है। तो जिसके पास में पैसा होता है, वो और ज़्यादा मांस खाता है। ऐसा नहीं होता कि वो जाकर के वीगन बन जाता है। हुँ। अभी शुरुआत में आपने ना कार्निवोर डाइट की बात की थी हम जब जोक मार रहे थे हम लड़की के ऊपर। हाँ, तो ना एक ट्रेंड मैं देख रहा हूँ लाइक काफ़ी पॉडकास्ट देखे जहाँ पे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जहाँ जो कार्निवोर डाइट को प्रमोट करते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोग जो सुन रहे हैं उन पॉडकास्ट को और इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ऐसे पॉडकास्ट से कि कार्निवोर डाइट के फ़ायदे बताते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वगैरह होते हैं उनमें फ़ायदेमंद होता है वो कहते हैं। किसी को आईबीएस है लंबे समय से पता नहीं आईबीएस नहीं कहते वो डाइजेस्टिव इश्यूज़ कुछ कह रहे थे, आईबीएस मैं श्योर नहीं हूँ कि उसके लिए कह रहे थे कि नहीं। पर कार्निवोर डाइट के फ़ायदे गिना रहे थे और एक चीज़ और कह रहे थे कि उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो एब्ज़ॉर्ब अच्छे से हो पाता है उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह। तो कार्निवोर डाइट के फ़ायदे गिनाकर एक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोग जो उस तरफ उनका रुख जा रहा है, उस तरफ वो अट्रैक्ट मतलब जा रहे हैं इन्फ्लुएंस होकर, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? साइंटिफिक कंसेंसस को सुनना चाहिए। मैं
ने आपने पिछले पॉडकास्ट में भी जो ओपन किया था, आई थिंक पॉडकास्ट के एंड में मैंने कुछ दूसरे पॉडकास्ट की लिंक बताई थी और स्लाइड्स दिखाई थी कि ये यहाँ पर एक्चुअल में पीएचडी साइंटिस्ट आते हैं जो एक्चुअल में रिसर्च करते हैं और साइंटिफिक कंसेंसस आपको बताते हैं कि पूरी कम्युनिटी, साइंटिफिक कम्युनिटी जितना भी हमारे पास में डेटा है वो किस दिशा में पॉइंट करता है। ऐसे जगहों से अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। मैंने बहुत बार पहले भी बोला कि मेरी बात पर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ, उसको देखो कि वो साइंटिफिक कंसेंसस है या नहीं है, या वो कंसेंसस के कितना करीब है। कंसेंसस यानी सब लोग क्या मानते हैं। फ्रिंज जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं और बड़े-बड़े मिलियंस में जिनके व्यूज़ आते हैं, उनके बजाय अगर हम थोड़ा-सा उनके क्रेडेंशियल्स ही देख लें कि वो बंदे ने कितना रिसर्च किया है या जो एक्चुअल में रिसर्चर्स हैं, वो इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं, तो इतनी न्यूट्रिशन के बारे में मुझे लगता है कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पर प्रॉब्लम ये है कि जो सिंपल मैसेज है कि अपना दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, वही है प्लांट बेस्ड डाइट और इसका मैसेज प्लांट डोमिनेंट डाइट्स का। वो व्यूज़ नहीं लाता ना, पर मैंने हुँ, रोज़ 30 अंडे खाए 1 महीने तक, उसपे मिलियंस ऑफ हुँ, व्यूज़ आ जाते हैं। और कॉन्ट्रेरियन मैसेज यूजुअली कॉन्ट्रेरियन स्टैंस लेने की स्ट्रैटेजी सोशल मीडिया पे काम करती ही है कि जो बोला जा रहा है उसके एकदम से विपरीत कोई बात बोल दो कि प्लांट्स आर ट्राइंग टू किल यू बिकॉज़ उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसलिए तुम मर जाओगे और केवल मीट खाओ। उसपे ज़्यादा व्यूज़ आना तय ही है। ऐसे हुँ, लोगों को सैडली बचा पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि एक बार उन्होंने उसमें विश्वास करना शुरू कर दिया, तो वो एक पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी सी है कि जो हुँ, बंदा विश्वास करता है कि अर्थ जो है फ्लैट है और फ्लैट है ही, उसको बहुत मुश्किल है उसको मनाना कि फ्लैट नहीं हुँ, है। सेम वैसा ही काफ़ी कुछ कार्निवोर लोगों में भी देखा जाता है। साइंस पे विश्वास नहीं करते ये लोग जो साइंटिफिक हुँ, स्टडीज़ है, रिसर्च है, उस पे नहीं करते। कार्निवोर डाइट पर रिसर्च लॉन्ग टर्म में है ही नहीं क्योंकि रिसर्चर को मैंने बोलते हुए सुना था क्रिस गार्डनर को काफ़ी हुँ, पॉपुलर हैं। उनकी अभी डॉक्यूमेंट्री भी आई है नेटफ्लिक्स पे यू आर व्हाट यू ईट बहुत अच्छी है। उनका कहना था कि वो कार्निवोर डाइट पे रिसर्च इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसमें एथिकल कंसर्न्स हैं। इन द सेंस कि सारा डेटा जो भी वो एक-एक बात न्यूट्रिशन साइंस के बारे में जानते हैं, वो कार्निवोर डाइट के इतने ज़्यादा खिलाफ है कि वो लोगों को कार्निवोर डाइट देना एथिकल ही नहीं समझते स्टडी के लिए, कि वो इतनी ज़्यादा बुरी है कि लोगों को देना ही नहीं चाहिए 6 महीने 6 हफ्ते 8 हफ्ते के लिए। तो ऐसी चीज़ को जब व्यक्ति विश्वास कर रहा है, तो उसे सीधे-सीधे फैक्ट्स दे देने से कि नहीं-नहीं देखो जो तुम बोल रहे हो वो गलत है। उससे वो मुझे नहीं लगता कन्विंस होगा। उससे वो एक्चुअली और डबल डाउन ही करेगा कि अच्छा देखो उन लोगों ने भेजा है ना, तुम्हारी वो इंडस्ट्री है, फलाना तुमको पे कर रहा है, ये वो। मुश्किल है हुँ, जैसा मैंने कहा ऐसे लोगों को बचा पाना जिसने उसमें उस आइडिया में बाय ही कर लिया कि यही सच है। बट स्टिल हुँ, अपने लेवल पर कोशिश कर सकते हैं साइंटिफिक कंसेंसस को प्रमोट करने की। बेस्ट ये होगा जो देश की न्यूट्रिशन गाइडलाइंस हैं, उनको ही देख लिया जाए। अगर आप 10, 15, 20 देशों की भी न्यूट्रिशन गाइडलाइंस देखोगे, सबकी लगभग सिमिलर ही है। ढेर सारे प्लांट फूड्स, थोड़े बहुत एनिमल प्रोडक्ट्स और बस आपका मेजॉरिटी प्रोटीन प्लांट से आ रहे हैं, मेजॉरिटी सारे ही न्यूट्रिएंट प्लांट से आ रहे हैं और थोड़ा सप्लीमेंट करने के लिए फिश हो गई, एग्स हो गई, मीट वगैरह आपको दिख जाएगा, जो भी डाइट चार्ट वगैरह बना होगा, थाली बनी होगी उसमें। तो ये है। हुँ। नहीं, एक आपने दोस्त कास्ट करके आपके पॉडकास्ट है, आपको पता है? विनम्र हाँ, हाँ। कसाना का? हाँ, हाँ, उस हाँ। पे एक लेडी आई थी, वो बता रही थी कि मैं बहुत फैट थी पहले, बहुत मोटी हो गई थी और वो प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट को ही दोषी ठहरा रही थी क्योंकि कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है। और उसके कारण जब उन्होंने फिर बोला कि जब ऐसे ही मैंने कार्निवोर डाइट शुरू करी, मेरा फैट खत्म हो गया एंड देन वो डायबिटीज़ और वो जो भी प्रॉब्लम थी कोलेस्ट्रॉल वगैरह की, वो भी खत्म हो गई। अब लोग इन्फ्लुएंस होंगे कि नहीं होंगे, जो मोटे लोग होंगे, आप बताओ? बिल्कुल, बिल्कुल होंगे। इसके ना विपरीत भी अपने को बहुत सारी एनेक्डोट मिल जाएगी कि मैं प्लांट बेस्ड डाइट पे गया और मेरा इतना वज़न कम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और ये जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है वो मेनली इसीलिए क्योंकि वो एक एलिमिनेशन डाइट है। आप कार्निवोर डाइट में आप केवल मीट ही खाते हो और बहुत सारी चीज़ें आप एक्सक्लूड कर देते हो। तो जो भी जिस भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आपका सारा फ़ास्ट फ़ूड बंद हो जाता है तुरंत।
आप वेजिटेरियन होंगे तो आप समोसे खा रहे होंगे, तो आप ये नहीं गिनाओगे कि मैं समोसे खाया करती थी या मैं जंक फूड खाती थी या मेरी एक्चुअल में डाइट क्या थी। अगर वो सुबह से शाम तक फ्रूट्स और वेजीज़ खा रहे होंगे तो कैसे वेट बढ़ सकता है। तो लेकिन जब आप कार्निवोर उन्होंने किया तो सारा जंक फूड बंद हो गया, शुगर बंद हो हुँ, गई। तो ये दूसरे फैक्टर्स उस एलिमिनेशन डाइट को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देने में मदद करते हैं कि जैसे ही छोड़ा तो ये सारी चीज़ें छूट गई और उसको उन्हें फ़ायदा हुआ। ऐसे बहुत लोगों को हो जाता है शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ का वो घर है। हुँ। अच्छा, ये जिम जो जाते हैं, ये सुन रहे होंगे पॉडकास्ट, उनको बताओ कि कैसे वीगन डाइट जो है वो टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म लेवल्स पे असर डालता है? लाइक मतलब क्या बैड वे में डालता है या नहीं डालता? खत्म मतलब कहीं गिर तो नहीं जाता, लेवल नीचे तो नहीं हो जाता वीगन डाइट पे? नहीं ही डालता है। एक्चुअली मैंने इस सवाल को ज़्यादा कंसिडर ही नहीं किया था क्योंकि जहाँ तक आपने मुझे बताया उसके पहले तक, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा था, कोई असर नहीं है। और जब आपने मुझे सवाल भेजा कि ये मैं पूछना है, तो मैंने उसको चेक किया एंड आई रियलाइज़्ड कि स्टिल कोई उसका ऐसा डेटा नहीं है कि वीगन प्लांट बेस्ड डाइट आप अडॉप्ट कर लेते हो, तो आपका स्पर्म काउंट या फिर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। राइट। तो ये एक स्टडी मेरे सामने है कि प्लांट बेस्ड फूड कंटेंट डाइट में वो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ में एसोसिएटेड नहीं है। 191 पार्टिसिपेंट मेल पार्टिसिपेंट्स का इन्होंने डेटा उठाया था न्यूट्रिशनल सर्वे में से। हुँ, और उन्होंने पाया कि कोई एसोसिएशन नहीं है, आप कितना प्लांट्स खा रहे हो और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। जो दूसरों का मीट खाने वालों का और मिल्क पीने वालों का होता है, उतना ही आपका होता है। आई थिंक ये वो सोया से आ रहा है, ये हुँ, कंसेप्शन कि हुँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता होगा क्योंकि सोया प्रोडक्ट्स और टोफू वगैरह वीगन्स खाते हैं और जो वेजिटेरियंस खाते हैं। पर एक्चुअली इस पर भी आप रिसर्च देखोगे तो वो इतनी ज़्यादा क्लियर है कि रिसर्चर्स ने अपने इसका स्टडी का ये मुझे बहुत फनी लगा कि अपनी स्टडी का नाम ही उन्होंने इतना साफ रख दिया। नाइदर सोय नॉर आइसोफ्लेविन इनटेक अफेक्ट्स मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। सोय हुँ, अफेक्ट नहीं करता, उन्होंने ये स्टडी के नाम में ही डाल दिया। 2020 में हुई थी ये, इसमें 41 स्टडीज को इंक्लूड किया गया था। यानी ओके, 41 अलग-अलग स्टडीज जो कंडक्ट हुई, सोयाबीन को लेकर के लोगों को जब खिलाया और टेस्ट वगैरह किया, ऐसी 41 स्टडीज को उन्होंने एनालाइज़ किया फाइनली और पाया हुँ, कि कोई इफ़ेक्ट नहीं है सोयाबीन का टेस्टोस्टेरोन पर। तो रिसर्च तो इस बारे में एकदम क्लियर है कि देयर इज़ एब्सोल्यूटली नो इफ़ेक्ट नेगेटिव तो नहीं है, इतना तो पक्का है। अब पॉज़िटिव है या नहीं, ये आगे चल के और देखने में मिलेगा, बट नेगेटिव नहीं है, ये तो पक्का ही है। और अगर कोई हुँ, कह रहा है कि नेगेटिव है, तो मैं देखना चाहूँगा कि वो क्या डेटा प्रेज़ेंट कर रहा है या क्या लॉजिक दे रहा है। हुँ। लेकिन जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि लाइफ़स्टाइल बाकी फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना होता है। क्या पता आप स्मोकिंग कर रहे हो और भी बढ़िया वीगन डाइट ले एग्ज़ैक्टली, रहे हो, हैं? एग्ज़ैक्टली। बहुत सारे रीज़न हो ट्रू, सकते ट्रू। हैं। हुँ। हाँ, और एक पिछले से मतलब कोई एक पॉडकास्ट हुआ था साहिल आउटसाइडर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था। वो डायटीशियन है, ठीक है? तो उनसे मैंने पूछ लिया क्योंकि डायटीशियन थे तो वीगन डाइट के बारे में बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ओमेगा 3 जो होता है, उसमें उसके 3 होते हैं, टाइप होते हैं, एएलए, ईपीए और डीएचए। तो जो ईपीए और डीएचए है वो बता रहे थे कि वो ट्रू। तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ से मिलता है रवि। तो तू वीगन डाइट पे कैसे इसकी पूर्ति करेगा? हुँ। बहुत सही सवाल है। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस में कैसे पूर्ति करते हैं? द आंसर इज़ बी12 के जैसा ही आंसर है अगर आपको याद हो तो बी12 एक बहुत आर्गुमेंट हाँ। इस्तेमाल किया जाता है कि मीट में बी12 होता है और इसमें नहीं होता। बट जब आप एक्चुअल में देखने जाते हो, तो चिकन मीट में, एग्स में और मिल्क में बहुत कम बी12 होता है और आप उनको उनको खा-खा के अपनी बी12 की पूर्ति करना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उन्हें खाना पड़ेगा। सेम गोज़ फॉर आपका ओमेगा 3 आपके फिश में ही मेनली होता है, अलग-अलग टाइप की जो फिश है। तो पहली तो बात जितने भी लोग फिश नहीं खा रहे हैं वो सारे चले गए। उन सब में हुँ, लो ही होने वाला है ओमेगा 3 लेवल और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, जो खुद को नॉन हुँ, वेजिटेरियन, एगिटेरियन बोलती है या नॉन प्लांट बेस्ड डाइट वाले, नॉन वीगन्स बहुत सारे वीगन्स के साथ में ही खड़े हैं इसमें।
समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके। क्योंकि वो भी फिश नहीं कंज्यूम करते ना, तो उनका भी ओमेगा 3 लेवल कम ही होने वाला है। अब आइडियली अगर देखें तो आपका रेड ब्लड सेल में इसका ओमेगा 3 का कंटेंट 8% होना चाहिए, वो हार्ट हेल्थ वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहता है। और यूजुअली ओमनिवोर बंदे का 4-5% के लगभग होता है, यानी आधा है, जितना आइडियली होना चाहिए उससे आधा। और उसको बढ़ाने के लिए रिव्यू स्टडीज बताती है कि आपको 1000 से 1500 EPA DHA रोज का खाना चाहिए। 1000 से 1500 EPA DHA रोज का, अगर आपको उसको अच्छा। बढ़ा करके ऑप्टिमल लेवल पे लेके जाना है तो। हम्म। और एक ओमेगा क्वांट करके वेबसाइट है, वो ओके। ओमेगा 3 की टेस्टिंग के किट्स बेचती है। वहीं पे ठीक है। आपको एक ये काउंटर भी मिल जाएगा, काफ़ी पॉपुलर है वेबसाइट, कि अगर हम्म। मेरा टारगेट 8% है और फिलहाल मेरा करंट 5% है और मेरे को नहीं पता कि मैं कौन-सा ओमेगा 3 ले रहा हूँ, तो आइडियली मेरे को 1670 माइक्रोग्राम्स चाहिए EPA DHA, वही 1000 से 1500 जिसकी हमने बात की, राइट? तो मैं बस उसी को वेरीफाई कर रहा था। और फिर ओमेगा क्वांट की ही वेबसाइट पे अपने को मिल जाता है लिस्ट कि कितना किस फिश में कितना है ओमेगा 3। कोई भी अगर अपन नॉर्मल देखे, जैसे अटलांटिक सालमन देख लेते हैं, तो टोटल लगभग हो रहा है 1500 के पास में आप चले गए, और 1000 के ऊपर आप बहुत सारे में चले जाते हो। ये हम्म। आपको डेली खाना है, यानी लगभग 80-90 ग्राम फिश आपको डेली खाना है, तब जाकर के हम्म। आपका जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा। और ऑब्वियसली ये कौन खा रहा है? बहुत कम लोग जो सी शोर्स पर रह रहे हैं, वही हाँ। मेनली ये इतना फिश कंज्यूम करते हैं। अधिकतर लोग तो जो खुद को नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, वो फिश खाते ही नहीं। वो केवल आपका मेनली यहाँ पर इंडिया में तो चिकन का मीट ही चलता है ज़्यादा। हम्म। फिश खाते भी है तो एज़ अ डेलिकेसी कभी-कभार, और यहाँ तो हम रोज़ फिश खाने की बात कर रहे हैं। अगर आपको अपना ओमेगा 3 ऑप्टिमम लेवल पे लेके जाना है तो, या एटलीस्ट हर दूसरे दिन अगर मेंटेन भी करना है तो। हिस्टोरिकली फिर अगर हम ये सोचे कि क्या करते थे पुराने लोग, जो पास में नहीं रहते थे नदियों वगैरह के, या बहुत ऐसी जगहों पे नहीं रहते थे जहाँ पे फिश की बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। इसका जवाब ये है कि वो नहीं खाते थे फिश वगैरह कंज़्यूम, और उनका भी ओमेगा 3 लेवल बहुत कम ही होता था। वो तो उनको हार्ट डिज़ीज़ेज़ और ब्रेन हेल्थ में प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो उतना जीते ही नहीं थे, कि 50, 60, 70 के हों और तब उनको वो महसूस हो कि यार ये ओमेगा 3 मेरा तो लेवल कम है और इसलिए मेरे को हार्ट डिज़ीज़ का खतरा थोड़ा-सा बढ़ गया है। तो इसका यही जवाब है कि नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ में होता है, दैट इज़ कंप्लीटली ट्रू, 100% ट्रू। पर नॉन वेजिटेरियन बहुत एक ब्रॉड टर्म है। अगर ये कोई बोल करके चला जाता है ना कि यार ये तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज़ में होता है, वेज में तो नहीं होता, इसलिए वेज बैड, नॉन वेज गुड। तो वो एक बहुत गलत माइंडसेट, एक बहुत गलत आपको पर्सपेक्टिव दे देता है कि अच्छा नॉन वेज में होता है। एक्चुअल में सिर्फ फिश में होता है, और वो भी आपको हर दिन या हर दूसरे दिन खाना पड़ेगी। तो आपका ऑप्टिमम लेवल बना रहेगा, ये बहुत कम लोग खा रहे हैं। जो पास में रहते हैं सी शोर्स पर, मेनली वही कोस्टल सिटीज़ वगैरह में, वो लोग ज़्यादा खाते हैं। और उनका फिर रहता भी है ओमेगा 3 लेवल, उनको फ़ायदा तो होता ही है। तो अब हम्म। क्या करें? लेकिन कम तो सबका है, तो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि लोगों का अगर ओमेगा 3 आपको बढ़ाना है, तो क्या किया जाए? इसका जवाब है सप्लीमेंटेशन, उनको सप्लीमेंट देना पड़ेगा, या फिर एक जवाब ये हो सकता है कि ना सबका वो बढ़ा दो, फिश कंजम्पशन सबका बढ़ा दो। तो अच्छा। यूएसए में ही अभी ओमेगा 3 लेवल्स लोगों के 4-5%, ये जो मैंने बात बोली है यूएसए की ही थी, यूएस एडल्ट्स की, और हम्म। आइडियली होना चाहिए 8%। तो यूएसए का फिश कंजम्पशन इंडिया से ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा है, तब भी अच्छा। वहाँ पर 4-5% ही है। और इसका भी मैं को अपनी शेयर ही कर देता हूँ, हाँ, दिख रहा है? हम्म। तो यूनाइटेड स्टेट्स का 22 पॉइंट, ये इसमें सी फूड दूसरे भी सी एनिमल्स आ गए फिश के अलावा भी। हम्म। बट मेरा पॉइंट ये कि जो देश ज़्यादा खाते हैं, उनका भी कम ही है ओमेगा 3 लेवल। तो अब या तो हम्म। आप सबको फिश बहुत ज़्यादा खिलाओ, उसके अपने बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। जैसे अभी ही मैंने सर्च किया था थोड़ी-सी देर पहले ही, बस एक ही यूट्यूब पे सर्च किया कि फिश ट्रॉलिंग करके जब हम लेकर के आते हैं, तो उसका वीडियो इंडिया में, ये इंडिया का वीडियो है। तो ये एक मैंने स्क्रीन ग्रैब लिया।
इसमें इसको देख कर के क्या पता लग रहा है कि ये बंदा कौन-सी मछली पकड़ने आया है? मुझे तो देख कर के समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पचासों तरीके की फ़िश की स्पीशीज़ है, अलग-अलग तरीके के सी एनिमल्स दिख रहे हैं। हुँ, होता ये है हुँ। कि एक बड़ा-सा जाल लेते हैं और उसके अंदर फेंक देते हैं, समुद्र के अंदर, बहुत बड़ा रहता है और उसमें फिर खींचते हैं और जितने सारे एनिमल्स आ जाते हैं, उन सबको अपनी बोट पे डाल लेते हैं। ऑब्वियसली उसमें सिर्फ़ वो तो आने नहीं वाली है, वो ऐसा जाल तो है नहीं कि सिर्फ़ सैल्मन को या सिर्फ़ जो रवस मछली है इंडिया में सबसे पॉपुलर, उसी को पकड़ रहा है। दूसरे भी बहुत सारे सी एनिमल्स आने वाले हैं। इसको कहते हैं बाय कैच और ओके। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का डेटा बताता है कि 40% बाय कैच होता है। यानी अगर आपने 10 मछलियाँ पकड़ना चाहिए हैं, तो उसमें से 6 ही एक्चुअल मछलियाँ होंगी और आपके 4 दूसरे जानवर होंगे, जो जिनको खा भी नहीं कि सकते। जिनको खा भी नहीं सकते आप। जिनको या तो अधमरी हालत में या फिर मरने के बाद में तुरंत वहीं के वहीं फेंक दिया जाता है। क्योंकि उनको आप बोट पे यहाँ पे लेकर के ही क्यों आओगे? क्योंकि आप उनको पकड़ना ही नहीं चाह रहे थे। आप यूट्यूब पे हुँ। डालोगे ना ट्रॉलिंग, TRAWLING इंडिया की ही, तो बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे, उनके कमेंट सेक्शन में लोगों को दिख भी रहा है कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, वो अलग-अलग कभी कछुआ पकड़ में आ रहा है, कभी कौन-सी मछली पकड़ में आ रही है, कभी जेलीफिश बहुत सारी आ रही हैं। तो ये तो एक ही चीज़ है और इसके अलावा जो फिश फार्मिंग जब हम इंटेंसिव करते हैं, उसमें जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है, वो ओशंस में जाता है। वाइल्ड फिश को पकड़ने से जो वहाँ का पूरी चेन डिस्टर्ब हो रही है ओशंस की और जो हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं, इतने सारे कंसर्न्स आज की तारीख में ही हैं फिशिंग को लेकर के और पूरी तरीके से अनसस्टेनेबल है 10 अरब लोगों के लिए फिशिंग, जो कि हम होने होने वाले हैं थोड़े टाइम बाद। तो ऐसे में ये बोलना कि ओमेगा 3 केवल नॉन पहली बात तो नॉन-वेज में नहीं, फिश में होता है, इसलिए सबको फिश ज़्यादा खाना चाहिए। बहुत वो उल्टी डायरेक्शन में जाने वाली बात होगी अगर हम एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ले रहे हैं तो। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइट की बात कर रहे हैं तब तो इट मेक्स सेंस। सब ज़्यादा फिश खा लेंगे, सबको प्रोटीन भी मिल जाएगा, ओमेगा 3 भी मिल जाएगा। बट दुनिया बहुत बहुत मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं और अगर सब फिश कंज़म्पशन बढ़ाएँगे तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत-बहुत घमासान होगा। और अभी तो मैंने फिश की तो बात ही नहीं की है कि जो जिस कंडीशन में वो रहते हैं वगैरह-वगैरह। तो अगर कोई एम्पैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, काइंडनेस के, तब तो इट मेक्स एब्सोल्यूटली नो सेंस। अगर इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए हुँ। एनिमल्स और एनवायरनमेंट, तभी जाकर के बंदा कहता है कि ठीक है, फिश के अलावा मैं सप्लीमेंट लेना ज़्यादा पसंद करूँगा। हुँ। एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन अ पॉपुलेशन लेवल कि आप सबको ये बोलो कि फिश ज़्यादा खाओगे, अगर ऐसा बोलते हो तब तो गड़बड़ है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। अच्छा सुरेश भाई, ये जो सप्लीमेंट की आप बात करते हो, चाहे विटामिन बी 12 हो गया, ओमेगा 3 की बात हो गई, ये सप्लीमेंट्स क्या फिर कैसे बनाया जाता है? लाइक ये सिंथेटिकली मतलब क्रिएट किए जाते हैं, क्या किया जाता है ये? बी12 तो सिंथेटिकली क्रिएट किया जाता है। अब उसकी एग्ज़ैक्ट प्रोसेस तो यार मुझे नहीं पता, नहीं, बट क्या हाँ, पता वो इसमें होता जानवरों का यूज़ ले रहे हो कि फिश ऑयल है, तो भैया उसको टैबलेट के फॉर्म में कंपनी बेच रही हो? हाँ, फिश ऑयल का सप्लीमेंट होता है, वो तो फिश से ही आता है। पर फिश कहाँ से लेती है अपना ओमेगा 3 एक्चुअल में ओशन में? तो वो लेती है एल्गी से, प्लांट है जो कि। तो ऐसे ही डायरेक्टली एल्गी ऑयल का भी सप्लीमेंट आता है। एल्गी का ही ऑयल उसमें एल्गी से ही जो ईपीए, डीएचए होता है वो होता है उसमें। वो वीगन्स के लिए और प्लांट बेस्ड डाइट्स फॉलो करने वालों के लिए बेस्ट है, क्योंकि उस वो प्लांट से ही आ रहा है सीधा। फिश ऑयल जो ले रहा है, फिश ऑयल में तो फिश ही है, वो नॉन अच्छा, वेजिटेरियन हुआ। एल्गे को प्लांट में आप कंसीडर करते हो? हाँ, और किस चीज़ में कंसिडर करें? ठीक है। नहीं, नहीं। क्योंकि ना अभी आपने बोला एल्गे जो होता है वो समुद्र वाला होता है, तो इससे क्या समुद्र का इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी वहाँ पे? क्या पता उसको भी खाते हों कुछ और जानवर, अगर हम एल्गे यूज़ करने लगे तो? आई हैवंट लुक्ड इनटू इट, पर अगर जैसे अभी आपने जो बोला ना, इमीडिएटली मेरे दिमाग में आया कि फिश तो एल्गी को खा ही रही हैं, जो फिश ओशन में है। तो हम उन फिश को अगर मार करके खाते या उनके ऑयल से वो सप्लीमेंट बना रहे हैं, तो भी इट बिकम्स द सेम थिंग। एंड आई एम श्योर एल्गी की फार्मिंग भी लोग करते ही होंगे, जैसे हम दूसरी क्रॉप्स की फार्मिंग करते हैं। ये मैं मन से बोल रहा हूँ। तो बट बस एक कॉमन सेंस लगा करके। इसमें और मैं सर्च करूँगा या देखूँगा कि एग्ज़ैक्ट सिचुएशन क्या है, तो मैं और डिटेल में बता पाऊँगा। बट मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी कि जो ओशन में है वो हम फार्म भी कर ही सकते हैं, प्लांट है वो तो। हुँ, ओके। अगेन आई हैवंट अब लुक्ड इनटू इट, बट अभी मैंने हुँ, हुँ। बोला है, आपने पूछा है तो। अच्छा, हम जैसे मैं बता भी रहा था आपको मैंने आपको पॉइंट्स भेजे थे, उसमें एक पॉइंट ये भी था कि
किस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं, लाइक अपने कुत्ते और बिल्ली ले लो आप एग्जांपल, उनके जो फूड बनते हैं, लाइक हम लोग खरीद के भी आते हैं, उसमें भी कई बार नॉन वेजिटेरियन चीज़ों का यूज़ होता है। जैसे कि हमारा कुत्ता ही ले लो आप, ठीक है? कुछ कुत्ते होते राइट। हैं, ब्रीड होते हैं, उनको खिलाना ही पड़ता है, ले भाई तू 1 हफ्ते में 2 बार चिकन खाना ही पड़ेगा तेरे को, पनीर देना ही पड़ेगा उसको। हेलो सुरेश भाई, लाइट चली गई क्या आपकी? कोई बात नहीं। ये इन्वर्टर क्यों नहीं ले रखा? लाइक मतलब कोई यूट्यूब से पैसे नहीं आ रहे क्या? क्या हुआ? नहीं आ रहे हैं, बस यहाँ पर नहीं लिया है, अब दूसरे रूम पर ही लूंगा, दूसरा घर लेने का है। एनिमल प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं होते ना बैटरी वगैरह में कहीं, कि इसलिए नहीं नहीं, ले रहे? मुझे मुझे तो नहीं लगता कि अरे हाँ, फिर उसमें ठीक है। नहीं कुछ हो। एक्चुअली मेरा सोलर लगवाने का ज्यादा प्लान है, वो वाह! मुझे लगता है आइडियल रहेगा। ये बढ़िया। हाँ, अब तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों के मामले हाँ, में, तो आई थिंक ग्रेट अब रहेगा। वो स्टेज पे आ गया है कि एक इंडिविजुअल अगर चाहे तो वो लगवा सकता है, थोड़ा सा प्लानिंग करके, थोड़ा बजट को देख करके लगवा सकता है। हुँ। अच्छा, इस पॉडकास्ट के नीचे जो भी सुपर थैंक्स या सुपर वो जो भी आएगा, वो डायरेक्ट मैं सुरेश भाई को भेजूँगा, ठीक है? और 30% ऐड करके भेजूँगा, जो 30% जो काट लेगा यूट्यूब, वो भी ऐड करके भेजूँगा, आपने ताकि सुरेश आपने भाई सोलर पैनल लगा सके। आपने देखा है कि बंदे के पास में इन्वर्टर नहीं है तो बेचारे को थोड़ा दान पुण्य ही बोल देते हैं। हाँ। मैंने यही तभी सबसे पहले यही काम किया, मेरे यूट्यूब से पहले इनकम आई, मैंने इन्वर्टर लगवाया, मैंने नहीं यार मेरा पॉडकास्ट खराब हो जाता है, हाँ, फ्लो खराब हो जाता है सही है, पॉडकास्ट सही का। है। तो बस वही है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं हेल्प कर दूँगा, ठीक है? इतना तो बिल्कुल कर भाई, सकता हूँ यार। बिल्कुल। हाँ, सही है। अच्छा, हम कहाँ पे थे और आपने लास्ट मेरी कौन-सी बात सुनी थी? तो जो पेट फूड वगैरह होते हैं, उसमें एनिमल प्रोडक्ट भी मतलब एनिमल मीट भी यूज़ होता है। जैसे हमारी जो बिल्ली वगैरह हो गई, अब वो कभी-कभी उसको मछली खाना पसंद हो गया या फिर फिश से रिलेटेड कोई फूड आ गया या फिर उसको कभी दूध पिला दिया। अभी कुछ कुत्ते होते हैं अलग-अलग ब्रीड के, उनको पनीर देना पड़ता है या फिर वो चिकन खिलाना ही पड़ता है या फिर मीट खिलाना ही पड़ता है। तो ये बताओ, क्या इन जानवरों को जो उनको पाल रखा है, उनको वीगन बनाना पड़ेगा हमें? अगर आइडियली देखें तो पहला फ़ोकस तो इंसानों पर ही होना चाहिए, और जो लोग वीगन बन चुके हैं, वो अपने डॉग्स को तो वीगन रख सकते हैं। लाइक डॉग्स ओमनिवोर हैं, तो उनके लिए आपको वीगन फूड भी मिल जाएगा, वीगन डॉग फूड। अगर आप वेजिटेरियन डॉग फूड सर्च करोगे तो वो वीगन ही होता है, चाहे वो ड्रूल्स का अच्छा। हो, चाहे वो मीटअप का हो या फिर कोई भी। तो वेजिटेरियन वीगन ही होता है, क्योंकि मिल्क उनको वैसे भी पचता नहीं है डॉग्स को। तो डॉग्स हो सकते हैं वीगन ईज़िली। कैट्स ऑब्लिगेट कार्निवोर है, उनको टॉरिन वगैरह चाहिए होता है, तो कैट्स का थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप वीगन कैट फूड खरीदते हो तो उसमें हो सकता है उन्होंने फोर्टिफाई करके ऐड कर दिया हो वो प्रोडक्ट्स, वो इंग्रेडिएंट्स जो इनकी उनको ज़रूरत होती है। तो हो सकता है आप वीगन कैट फूड पे रख पाओ। बाकी कैट्स का मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है। ये बहुत मैं फ़िलहाल अभी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, आगे चल के पूरी दुनिया में क्या होगा फ्यूचर में, वो भी उस पर भी चर्चा करेंगे। तो एक तो ये हो गया कि कैट्स का मुझे नहीं ज़्यादा आइडिया है, बट लोग हैं जो वीगन कैट फूड लेते हैं, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, और रखते हैं वो कैट्स को भी वीगन, या फिर वो जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं, वहाँ से वेस्ट लेकर के आ जाते हैं, जो कि फेंकने ही वाला होता है वैसे भी, वो अपने एनिमल को दे देते हैं। कई लोग स्ट्रीट डॉग्स को, जो कम्युनिटी डॉग्स, फ्री डॉग्स होते हैं, उनको भी दे फीड करते हैं इस मेथड से। जो कि मैं हुँ। ऐसे ख़ास सपोर्ट उसको करता नहीं, क्योंकि वो पैसा तो उस बंदे के पास में ही जा रहा है इवेंचुअली, बट करने वाले करते हैं ऐसा भी। तो ये एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव होगा कि अपने पेट को वीगन रखना, नहीं रखने वाली। डॉग्स तो हो सकते हैं। डॉग्स वे वीगन फूड भी खा लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, चिल है। और बहुत सारी रेसिपीज़ भी मिल जाती है डॉग्स के स्पेसिफिकली वीगन, जो कि आप उनको खिला सकते हो। खिचड़ी बन जाती है, उसमें आप फूड, डॉग फूड मिला देते हो, जो कि मैं करता हूँ स्ट्रीट डॉग्स को फीड करने के लिए, अच्छा। जो मैं और मेरी हुँ। मम्मी रोज़ जाते हैं। तो ये हो गया। और दूसरा, अगर हम बात करें कि आगे चल कर के क्या होगा जब पूरी दुनिया वीगन की तरफ बढ़ने लगी, और लोग लेकिन पेट्स को तो खिलाते ही रहेंगे, तो वो तो क्रूरल्टी होती रहेगी। यहाँ पे पहली तो बात, पेट इंडस्ट्री, पेट फूड इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होता है मीट, वो बहुत ज़्यादा आता है वेस्ट से ही, स्लॉटर हाउसेस के ही। तो अगर हम स्लॉटर हाउसेस को जितना बंद करेंगे, जितना जो मेनस्ट्रीम जो एक्चुअल मीट इंडस्ट्री है वो जितना कम होगी, उतना ही इन लोगों को भी, पेट फूड इंडस्ट्री को भी अपना रॉ मटेरियल लाने में, प्रॉब्लम सोर्स करने में सब प्रॉब्लम होगी। और इनको भी, दे विल बी पुश्ड टू फाइंड अल्टरनेटिव्स, प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वो,
या फिर एक जो चीज़ आने वाले समय में होने वाली है वो है लैब मीट। तो एक वीगन वर्ल्ड में मैं इमेजिन करता हूँ कि आपके पेट्स लैब मीट आर्टिफ़िशियली जो बनता है या फिर जो मशरूम वगैरह से बन रहा है माइक्रो प्रोटीन से, उसी पर सर्वाइव करेंगे और वो केमिकली सेम ही होता है उसका कॉम्पोज़िशन एक्चुअल मीट से, कोई उसमें अंतर नहीं है दोनों में। तो लैब मीट इन जनरल पेट्स के लिए भी और इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है दुनिया को प्लांट बेस्ड डाइट्स की तरफ शिफ्ट करने में। पता चला लैब मीट मैंने फेंका कुत्ते की तरफ, कुत्ता मेरी तरफ अटैक कर रहा है, कहता आज तो रियल मीट खाऊँगा छोड़िए, लैब मीट नहीं। मुझे नहीं लगता वो फ़र्क प बता पाएँगे क्योंकि हुँ, वो केमिकली लाइक उस लेवल पर ही वो सेम है। हुँ। वो शिनचैन के कुत्ते जैसा स्मार्ट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। शीरो। हाँ, मैंने शीरो बहुत अपने स्मार्ट है। डॉग का नाम उसके शिनचैन के कुत्ते के नाम पर ही रखा है, शिरो। क्या बात है। हाँ। हाँ, अच्छा फिर हम रिलीजन को कैसे अलग करेंगे यार वीगन बस इन चीज़ों से? क्योंकि मैं नेटजियो पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें ना कुछ फेस्टिवल मैं फेस्टिवल्स का नाम नहीं लूँगा नहीं तो भड़क जाएँगे लोग। मछुआरों की ट्राइब्स होती हैं, वो फिश चढ़ाती हैं और उसके बाद फिश को ही मतलब ऐसा प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है। और ऐसा बहुत मैंने देख रहा था बहुत कल्चर में अलग-अलग है जहाँ पे अलग-अलग तरीके के एनिमल प्रोडक्ट्स जो एनिमल मीट्स है, उसको सर्व किया जाता है लाइक गॉड को, गॉडेस को जो भी है, उनके कल्चर के हिसाब से। कल को हम वीगनिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनका माइंड कैसे चेंज करोगे उन लोगों का? कि यार अब ये तो प्रसाद के रूप में भी आप इसको मत डालो, यूज़ ही मत करो। और मैं छोटे-मोटे अमाउंट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी ट्राइब, बहुत बड़ी कम्युनिटी कर रही है ये सब कुछ, ठीक है? और किसी को अभी डिसरिस्पेक्ट नहीं है भाई आप जो कर रहे हैं उसमें मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बस बात कर रहे हैं कि भाई क्या अल्टरनेटिव हो सकता है उसका? इसको लेकर के जो लोग हैं फ़िलहाल उन्हें तो समझाना मुश्किल है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ जनरेशनल टर्नओवर में। ये मैंने स्टीवन पिंकर की किताब में पहली बार पढ़ा था कि बेसिकली उनका आर्गुमेंट ये था कि जो बूढ़े-ठुड्डे हो गए हैं, 50, 55, 60 के हो गए, 40, 45 उनको आप नहीं समझा सकते। उनको हुँ, आप कोई नया आइडिया दोगे बहुत मुश्किल उनका रिसीव करना। लेकिन जो हुँ, उनके आगे आने वाली जनरेशन है, वो उस आइडिया के प्रति थोड़ी-सी ज़्यादा ससेप्टेबल होगी और उसके जो आने वाली जनरेशन है, वो और ज़्यादा उसके एक्सेप्टिंग होगी कि हाँ, ये भी ऐसा भी होता है और हम वीगनिज़्म के मामले में भी वीगनिज़्म और बहुत सारे दूसरे आप लिबरल आइडियाज़ देख लो। आपका होमोसेक्सुअलिटी हो गई, जेंडरिज़्म हो गया, इनको लेकर के भी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, जनरेशन दर जनरेशन। हमारी जनरेशन में ज़्यादा है, पिछली में कम थी। सेम विद वीगनिज़्म। आगे आने वाली जनरेशन में हम स्कूल बुक्स में भी इस बारे में डिस्कशंस वगैरह देखने वाला है और मुझे लगता है एक टॉप डाउन सिस्टेमिक चेंज भी आने वाला है प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ क्योंकि बहुत सारी हमारी दुनिया की प्रॉब्लम्स बिना एक लार्ज पोर्शन को प्लांट बेस्ड डाइट पे शिफ्ट किए या पूरी दुनिया में प्लांट एनिमल फूड्स को कम किए, एनिमल फूड्स के कंजम्पशन को कम किए, नहीं सॉल्व होने वाली बिना ऐसा किए। तो वो सिस्टेमिक चेंज भी होगा, प्लस लोगों की एक्सेप्टेंस हर जनरेशन के साथ में बढ़ेगी और ये जो प्रॉब्लम है, ये अपने आप ही खुद को सॉल्व करने वाली है धीरे-धीरे चल के। आप सीधे किसी को समझा तो सकते ही नहीं, असंभव है। धीरे-धीरे जनरेशन दर जनरेशन ये उसी उन्हीं कम्युनिटीज़ में से भी चाहे वो कोई भी रिलिजन हो, कोई भी हो, उन्हीं में से आवाज़ें उठने वाली हैं, जो कि उस आइडिया को सपोर्ट करेंगी कि नहीं यार इसका अपन अल्टरनेटिव भी ले सकते हैं। जैसे मुझे एक मेरे पापा बताया करते थे जब मैं छोटा था कि वो यही है ही इज़ एन एस्ट्रोलॉजर तो वो ही पंडित और वो तो वो बताते थे कि पहले बलि ही चढ़ाई जाती थी और उसको फिर छोड़ करके नारियल फोड़ने का विधान अपनाया गया, जानवर की बलि देने के बजाय। नाउ आई डोंट नो हाउ ट्रू दैट इज़ बट उससे एक ये मैंने और भी जगहों पर यही सेम आइडिया सुना है। तो पर उससे पता चलता है कि लोगों में कैपेसिटी तो है चीज़ों को रिप्लेस करने की। अभी भी हम कई जगहों पर ऐसी खबरें आती रहती है कि वो केक बनाते हैं एक गोट के शेप में, बकरी के और उसको कट करते हैं उनके फेस्टिवल पे या फिर गन्ना काटते हैं एक भैंस को या बकरे को काटने के बजाय। इस तरीके की चीज़ें जब उन कम्युनिटीज़ में से ही आवाज़ उठेगी तभी वो चेंज होगा, बाहर से कोई आकर के उन्हें नहीं समझा सकता।
और वो चेंज कब, वो आवाजें कब उठेंगी जब बाहर की दुनिया में वो इन्वायरमेंट बनने लगेगा जो कि उस चेंज को सपोर्ट करता है। और वो इन्वायरमेंट कैसे बनेगा? जनरेशन दर जनरेशन एक्सेप्टेंस बढ़ती जाएगी और वो आइडिया और ज्यादा इस्टेब्लिश होता जाएगा। आपको लगता है ये जो चीज़ जो है आपने बताई, ये चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये जो ऐसे देश हैं, जहाँ पर मोस्टली नॉन वेजिटेरियन ही कंज़्यूम किया जाता है, नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है। आपने मार्केट वगैरह की अगर वीडियोज़ देखी होगी, वहाँ की क्या हालत होती है। लाइक क्या नहीं खाते वो, मतलब क्या खाते हैं मत पूछो, क्या नहीं खाते हैं। तो वहाँ पे भी आपको लगता है ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, लाइक वहाँ की भी जनरेशन नेक्स्ट जो होगी वो समझेगी इस चीज़ को? आई थिंक सूनर और लेटर करना ही पड़ेगा। जितने ज़्यादा हम लोग हैं और उस हिसाब से, जैसा मैंने कहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुनिया की वो सॉल्व ही नहीं हो सकती अगर हमने अपने फूड सिस्टम को नहीं बदला तो। एक स्टडी है कि अगर हम कल के कल फॉसिल फ्यूल्स बंद कर देते हैं, लाइक तुरंत सारा का सारा फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, और जो कि फॉसिल फ्यूल्स का ही हम सुनते हैं ज़्यादा जब क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, तो अगर हम कल के कल भी बंद कर देते तब भी ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ना तय है। 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और वो 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तो पेरिस एग्रीमेंट तो गया भाड़ में, और उसका भी आगे 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फूड सिस्टम के एमिशन से ही। जो एनिमल प्रोडक्ट्स हम खाते हैं, केवल उसी के कारण 2 डिग्री सेल्सियस तक ऑलमोस्ट बात पहुंच जाएगी। तो अगर आपने इस चीज को सॉल्व नहीं किया तो फिर सब मिलकर के भुगतेंगे, और क्या। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करना जरूरी है, ठीक उतना ही आपका प्लांट बेस्ड डाइट्स पर भी लोगों को, भले ही एक्सक्लूसिवली प्लांट बेस्ड डाइट नहीं, बट ऑन द होल एनिमल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम और प्लांट्स का कंजम्पशन ज्यादा करना जरूरी है पूरी दुनिया के लिए। तो आई थिंक भले ही लेट हो, पर आई कैन सी इट हैपनिंग। लैब मीट, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इसमें, हुँ। क्योंकि लोग अच्छा। नहीं मानेंगे। लोगों को स्विच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। वो तो जब उनके सामने रख दिया जाएगा कि देखो टेस्ट सेम है और केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस तुम थोड़ा सा इधर चम्मच मारने के बजाय थोड़ा सा लेफ्ट में चम्मच मार लो, तो ही लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है चलो, अब मैं ये इतनी इनकन्वीनियंस मेरी इतनी कम हो रही है कि मैं प्लेनेट के लिए ये कुर्बानी दे देता हूँ कि अपना थोड़ा सा हाथ इधर करके ये मीट खा लेता हूँ। तभी अधिकतर लोग बदलेंगे। वो कैपिटलिस्ट सँभाल लेंगे, उनको प्रोडक्ट बेचना होगा, वो तरीका हाँ, निकाल लेंगे। वो सँभाल राइट। लेंगे, वो बहुत साखते रहे। मैं कहता रहा हूँ कैपिटलिस्ट अगर तैयार हो गए ना, फिर तो दुनिया बदल सकते हैं। जहाँ उनको प्रॉफ़िट दिखेगा वहाँ कर देंगे वो। अभी उनको नहीं मिल रहा है उधर फ़ायदा, लेकिन हो जाएगा। एक ना मैं दोस्त से बात कर रहा था, तो वो बता रहा था, भाई कि तुझे पता है, ये जो एग्रीकल्चर की बात करते रहते हैं, फार्मिंग की बात करते हैं कि भाई वीगन हो जाते हैं। तो वो इस चीज़ की बात क्यों नहीं करते, जब इतने क्रॉप्स उगाए जाते हैं, तो उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने जानवरों को मारना पड़ता है। वहाँ किलिंग्स हो रही है, फिर उसकी बात क्यों नहीं करते वीगन्स? अ, उन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जानवर मरते हैं, जितनी क्रॉप्स अपन उगाते हैं इंसानों के लिए, उसी प्रपोर्शन में बहुत सारी क्रॉप्स हम जानवरों के लिए भी उगाते ही हैं। आपको 3 किलो फीड आपको खिलाना पड़ती है एक मुर्गे को, तब जाकर के आपको 1 किलो मीट मिलता है उससे, उस मुर्गे से, फाइनल मीट एडिबल। तो एक तरफ है कि आप 1 किलो प्लांट सीधे खा लेते हो, और दूसरी तरफ है कि आप पहले 3 किलो प्लांट्स उगाते हो, वो मुर्गे को खिलाते हो, वो मुर्गे को मारते हो। तो ना केवल आपने उतने जानवर मारे जितने वो 3 किलो प्लांट्स में मरे, आपने उस मुर्गे को भी मारा। और दूसरी साइड है कि आप केवल 1 किलो प्लांट्स में जितने जानवर मर रहे हैं वो उसी को मार दो। तो यही मेनली मैं यही बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आप, एनिमल्स भी प्लांट्स ही खाते हैं और एनिमल्स ज़्यादा प्लांट्स खाते हैं, तब जाकर के वो हमको कम मीट उनसे मिलता है। तो अगर दुनिया वीगनिज्म की तरफ बढ़ती, या फिर अगर वो बंदा खुद वीगन बनता है, तो उसका टोटल जो डेथ्स हो रही हैं, टोटल जो मृत्यु हो रही है उस व्यक्ति के कारण, वो बहुत ज़्यादा कम ही होने वाली है ओवरऑल। लेकिन रहेंगी ज़रूर, ये तो आप हाँ, मानते हो ना, रहेंगी, किलिंग्स तो रहेंगी, रहेंगी तो मारना ज़रूर। तो पड़ेगा। वो परफेक्ट तो सॉल्यूशन नहीं ही हो सकता। वो तो तभी होगा जब कोई, हम साइंटिस्ट लोग कोई पिल बना दें कि दिन भर में बस एक पिल खा ली और उससे हो गया आपका काम, और कुछ नहीं करना पड़ता आपको। हुँ। तब भी
बहुत ज़्यादा ऐसी डेथ्स नहीं होती हैं एनिमल एग्रीकल्चर में। ऑफ कोर्स चूहे वगैरह बहुत मरते ही हैं, पर ऐसा तो है नहीं कि वो चूहा वहीं पर बैठा ही रहता है, बहुत बड़ा-सा हार्वेस्टर आ रहा है और वो चूहा वहीं पर बैठा रहता है, भाग जाते हैं यहाँ-वहाँ। इसलिए इस पे जो रिसर्च थोड़ी बहुत हुई है, वो भी बहुत ज़्यादा ऐसी शेकी सी है कि हमें नहीं पता एग्ज़ैक्टली कितने जानवर मरते हैं और क्या होता है, नहीं पता लगाया जा सकता। बट फिर भी हम ये तो आपको कन्फर्म। को ये तो हाँ, पता है ना, वो बिजली के फेंसेस लगा देते हैं कई बार, कितने जानवर आके उसमें फिर हाँ, मर जाते हाँ, हैं। हाँ। वही मैं कह रहा था कि तब भी ओवरऑल वीगन होना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बाकी सभी जानवरों के लिए, जो मर रहे हैं, जो डायरेक्टली मर रहे हैं उनके लिए भी, जो इनडायरेक्टली मर रहे हैं उनके लिए भी, वीगन नहीं होने से। हुँ। अच्छा, ये जो एनिमल इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री, ये कितनी ज़िम्मेदार है कार्बन एमिशंस के लिए, कितने परसेंट? 14.5 से 18% कार्बन एमिशंस के लिए ज़िम्मेदार है। पर सिर्फ़ कार्बन एमिशंस की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट भी है बहुत बड़ा। अगर हुँ, हम मैं थोड़ा-सा बता ही देता हूँ। राइट, अगर हम इसकी बात करें कि डिफ़ॉरेस्टेशन किस कारण से होता है, अभी मैं उस पॉइंट पर आऊँगा आपके क्लाइमेट चेंज से जोड़ने वाले पर उसकी शुरुआत डिफ़ॉरेस्टेशन से करना पड़ेगी। डिफ़ॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो कॉप 26 में ये एफएओ की वेबसाइट पर ही आर्टिकल है कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन लगभग 90% ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन को बढ़ाता है। यानी 90% ना भी हो तो भी सबसे बड़ा कारण तो डिफॉरेस्टेशन का एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है। यानी जो हम हुँ, खेती के लिए एक्सपैंड कर रहे हैं उसके कारण जंगल कट रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण दुनिया का, पेपर वगैरह नहीं है। हुँ, अब ये स्टडी दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है, ऑक्सफोर्ड की रिसर्चर्स ने की, 2018 में पब्लिश हुई थी। इसमें 40,000 फार्म्स का डेटा कलेक्ट किया गया, एनिमल फार्म्स और आपके प्लांट फार्म्स का, हुँ, 119 देशों में। और ये फिर अब तक का सबसे बड़ा एनालिसिस है बेसिकली है। इसमें इन्होंने पता लगाया और ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ही देख रहा था। तो इसमें इन्होंने पता लगाया कि लैंड यूज़ की अगर हम बात करें, लैंड यूज़ का मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जो भी हुँ, लैंड आप यूज़ कर रहे हो वो कहाँ से आया? वो जंगल को खाली करके ही तो आएगा। मीट और डेयरी में आपको 83% लैंड लग जाता है और क्रॉप्स में, दुनिया भर की प्लांट क्रॉप्स में केवल 17% लग रहा है आपको लैंड। और आप कहोगे कि अच्छा ठीक है, उस 83% से बहुत सारा कुछ हमको रिटर्न में मिल जाता होगा, बट एक्चुअली नहीं। उससे केवल 18% ही आपको कैलोरीज मिल रही हैं और उस 17% प्लांट से 82% आपकी कैलोरी नीड्स पूरी हो रही हैं। तो ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि मैं एक गांव में जाऊं, उसमें 1000 एकड़ जमीन हो, मैं बोल दूं कि ना 800 एकड़ जमीन मेरे को दे दो, 1000 में से हुँ, 800 एकड़ जमीन मुझे दे दो और उसके रिटर्न में मैं तुम में से 20% लोगों की भूख मिटा दूंगा और बाकी की जो 200 एकड़ जमीन बची उसमें से बाकी के 80% लोग खाओ। एग्जैक्टली यही हो रहा है। और कैलोरी तो ठीक है, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है। 37% ही केवल प्रोटीन हमको मिल रहा है उस 83% लैंड से। प्लांट्स ही एक्चुअली हमारा अधिकतर प्रोटीन भी हमको दे रहे हैं, 63%। तो हुँ, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है एनिमल एग्रीकल्चर। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जब कंबाइन करें कि एक तो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से ही अधिकतर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और एग्रीकल्चर की जब हम बात करें तो अधिकतर मीट और डेयरी के कारण ही हो रहा है और उससे रिटर्न में हमको मिल बहुत कम रहा है। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि एनिमल एग्रीकल्चर, मीट, डेयरी, एग्स वगैरह आज की तारीख में पेड़ों के कटने का, जंगलों के साफ होने का सबसे बड़ा कारण है। ये एक फैक्ट है ग्लोबली। हुँ, और वही रिसर्च आगे देखती है कि अभी जो हम डाइट ले रहे हैं, उसमें लगभग 10 अरब एकड़ जो ज़मीन इस्तेमाल होती है। अगर हुँ, सब वीगन बन जाते हैं, तो 75% लैंड खाली हो जाएगा, जितना हम अभी इस्तेमाल करते हैं। 75% इट वुड जस्ट बी फ्री, हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। उसको ऐसा का ऐसा भी छोड़ सकते हैं वहाँ पर दोबारा से जंगल उगाने के लिए। तो वापस आते हैं अब उस पे, जो मैंने कहा था अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट पे, कि एक तरफ तो हम ये एमिशंस कर रहे हैं डायरेक्टली, मैंने कहा 15 से 18% के बीच में, ये साइंटिफिक कंसेंसस है, जो इससे ज्यादा भी हो सकता है। 15 से 18% ये है, मतलब कुछ स्टडीज बताती है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि इससे ज्यादा भी है, पर 15 से 18% तो है ही। दूसरी तरफ आप जंगल साफ कर रहे हो, वो जंगल जो अगर होते तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। तो ना केवल आप नई एमिशंस तैयार कर रहे हो एनिमल एग्रीकल्चर के कारण, बल्कि आप दुनिया का सबसे बड़ा वो कारण भी हो
जिसके की कारण बहुत सारा कार्बन सोख नहीं पा रहे हो। आप पेड़ों को साफ कर रहे हो, तो जो कार्बन सूख सकती थी, वो भी नहीं सोख पा रहे। तो यहाँ इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देना पड़ता है कि एक तरफ तो आपने जंगल भी साफ कर दिए, अब वो कार्बन भी नहीं स्टोर हो रही और आप कार्बन एमिट तो कर ही रहे हो। तो केवल कार्बन एमिशन की बात नहीं की जा सकती जब हम एनिमल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। आपको ये भी देखना होगा कि दूसरी तरफ जो कार्बन सोखी जा सकती थी, उसको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है आपके मांस, अंडे, दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स ने। और इसी कारण रेन फॉरेस्ट वगैरह की हम जब बात कर रहे थे, वो भी डिप्लीट हो रहे एग्ज़ैक्टली। हैं। हाँ, ये रेन फॉरेस्ट वाला ही है कि डिफॉरेस्टेशन सबसे ज़्यादा एनिमल एग्रीकल्चर के ही कारण हो रहा है। आप अमेज़न में बीफ के लिए जो रैंचिंग होती है, पैस्चर के लिए बहुत ज़्यादा लैंड्स को क्लियर किया जाता है और वहाँ पर फिर जानवरों को चराया जाता है और उसके बाद में सोयाबीन की फार्मिंग की जाती है। सोयाबीन की फार्मिंग में भी 80% सोयाबीन एनिमल्स ही खाते हैं, केवल 20% हुँ, ह्यूमन्स खाते हैं। और 20% में से भी कम, उसमें से भी 3-4% शायद फ्यूल वगैरह के लिए यूज़ होता है, पर मेजॉरिटी सोयाबीन एनिमल्स ही खाते हैं। तो वो भी नहीं है कि वीगन लोग जो सोयाबीन खाते हैं उसके कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पूरे तरीके से डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण आज की तारीख में हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स का कंज़म्पशन है। हुँ। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था कार्बन एमिशन वाला कि अगर आपने बोला है कि 15 से 18% है, चलो 20% भी मान लेते हैं। तो जो बाकी है लाइक रीज़न्स, उनमें से एक रीज़न है आपका फैशन इंडस्ट्री आपकी है। मैंने पढ़ा था तो वो दिखा रहा था 10% रिस्पॉन्सिबल है ये 10% राइट, कार्बन हाँ। एमिशन के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे फैशन इंडस्ट्री जो है वो 10% कार्बन एमिशन के लिए ज़िम्मेदार है और जो ये फ़ास्ट फैशन का ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा होगा, किस तरीके से राइट, डंप हाँ। क्रिएट हो जाता है पूरा। वो आपने फ़ोटोज़ देखी है कि नहीं मुझे नहीं पता रिसर्च के वक़्त, ओह माय गॉड! हुँ। वो फ़ोटो देख के लग रहा था कि मेरे सुंदर प्लैनेट की क्या ऐसी-ऐसी कर रखी है तुमने यार। एग्ज़ैक्टली। इस पर मैंने वीडियोज़ भी बना रखे हैं। एक तो वाटर का कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा होता है फ़ास्ट अच्छा, फ़ैशन क्यों में। होता है? उसको डाई करने के लिए एक तो कॉटन को उगाने के लिए ही वाटर बहुत ज़्यादा लगता है आपको और अच्छा। वहाँ पर और फिर उसको प्रोसेस करने में और फिर प्रोसेस करने के बाद उसको डाई वग़ैरह करने में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है उस पूरी पूरी प्रोसेस में ही। तो आई थिंक ऐसा कुछ है कि 2500 से 3000 लीटर पानी लग जाता है आपको एक टी-शर्ट बनाने में और उससे और ज़्यादा 4-5 हज़ार लीटर पानी लग जाता है एक जीन्स आपको एक एक पेयर ऑफ जीन्स आपको बनाने में। सेकेंडली आपके कार्बन एमिशंस मेनली इसमें एविएशन और शिपिंग का भी इंक्लूड होता है। यानी जो कपड़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पूरा, कि कॉटन का यहाँ से वहाँ पहले ट्रांसपोर्टेशन हुआ, जो मशीनरी यूज़ हो रही है उसको प्रोसेस करने में वो, फिर जो कपड़ों का यहाँ से वहाँ आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो वो हो गया। हुँ। और फिर फाइनली जो आई थिंक सबसे ज़्यादा विज़िबल इम्पैक्ट है, वो तो जो ढेर लग जाता है वो हम लोगों ने देखा ही है। एंड इट्स जस्ट टेरिबल वो वो पड़ा रिसाइकिल ही नहीं कर रहता सकते है क्या? वहाँ पर। सुरेश भाई वो रिसाइकिल नहीं कर सकते वो जो डंप लग जाता है? होता है, रिसाइकल होता है। रिसाइकल्ड इससे कॉटन से भी कपड़े बनते हैं। रिसाइकल्ड आई थिंक प्लास्टिक से भी कपड़े बनते हैं। आई वुड हैव टू लुक इनटू इट एग्ज़ैक्टली वो क्या प्रोसेस है। बट इस सवाल का जवाब मुझे पता है कि रिसाइकल काफ़ी हद तक वो किया जा सकता है। अब ना उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब एक से ज़्यादा मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, तो रिसाइकल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉटन के साथ हुँ। में अगर आपने कुछ और मटेरियल मिला दिया, तो वो फिर प्रॉब्लमैटिक हो गया। ऐसा है। तो तो गवर्नमेंट हाँ, इनको कुछ कहती फैक्ट नहीं है? तो गवर्नमेंट वगैरह जो है डंप क्रिएट कर रहे हो इतने बड़ी-बड़ी जगहों पे तुम भर देते हो यार बिलियंस टिल पता नहीं कितने टन्स डाल दिया जाता है। तो गवर्नमेंट इनको कुछ नहीं कहती, कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इनकी? यार इन जनरल ही एनवायरनमेंट को लेकर के अवेयरनेस और कंसर्न अपने यहाँ पर बहुत कम ही है। तो उसी का एक हिस्सा ये भी है कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि जहाँ डंप क्रिएट हो रहा है तो होता जाए। एम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट हो रहा है तो उसको रोक भी नहीं सकते। अगर आप गवर्नमेंट के एंगल से देखो तो उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जहाँ पे अगर जैसे बांग्लादेश वगैरह की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इसी से जनरेट हो रहा है कि वहाँ पे कपड़े बनते हैं बहुत सस्ते में। तो और फिर बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वहीं से लेकर के जाती हैं और अपने ब्रांड का लेबल लगा कर के बेचती हैं। हुँ। सो या इन जनरल ही वो
ये एक्चुअली ये क्वेश्चन तो ना हर चीज़ पर ही लागू हो सकता है कि व्हाई डजंट द गवर्नमेंट पे मोर अटेंशन टू एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन जनरल। आपने एयर पोल्यूशन हो गया, या आपका फास्ट फैशन का हो गया, या फिर जो एनिमल एग्रीकल्चर के कारण हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स है, पब्लिक अवेयरनेस की भी कमी है, लोगों को भी इन जनरल नहीं फ़र्क पड़ता, एक एपैथी सी है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो। दूसरी ओर ग्रीड है, जो आपकी कंपनीज़ है वो तो करते ही रहेंगे, उनसे चेंज की उम्मीद नहीं ही की जा सकती है। हम्म। यहाँ पर आकर के अब आप क्या मुझसे अगर आप फैक्ट्स और डेटा वगैरह पूछोगे वो मैं सारा दे दूंगा, बट लाइक क्यों नहीं उस पे करते लोग, एक्शन क्यों नहीं लेते? आ, बस चल रहा है जैसा चल रहा है। इसका आई थिंक जब अल्टरनेटिव वो क्या हो प्रॉब्लम, सकता है फिर? अगर फास्ट फैशन, चलो हमने ये जो कपड़े हैं, अगर कोई ऐसे कपड़े नहीं आ सकते कि लाइक अगर हम उनको फेंक भी दें मान लो, तो वो किसी तरीके से जो फंगस है या बैक्टीरिया है जो वहां पे पड़े हुए वो उनको ही डिग्रेड कर दें, किस तरीके से कुछ ऐसे? हाँ इस तरीके के, जैसे एक हेम्प बहुत अच्छा मटेरियल है, जो भांग का पौधा होता है, बट उसका वो वाला वेरिएशन जिसमें से नशा नहीं होता, जिसमें वो इंग्रेडिएंट नहीं होता टीएचसी, जिससे कि नशा होता है, बिना नशे वाला भांग बेसिकली, वो एक अच्छा मटेरियल है। बट पता है इसका ना सॉल्यूशन अल्टीमेटली यही होगा कि हमें ज़्यादा कॉन्शियस लोग चाहिए इस दुनिया में, जो कि उस बात को समझते हों कि ये क्यों नहीं करना चाहिए और क्या इसमें नुकसान है। वरना तो अगर हम इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ढूँढने जाएँगे ना, तो आगे चल कर के उस सॉल्यूशन के साथ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी, क्योंकि वो हम्म। उसको भी लोग अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट ही करने की सोचेंगे। तो यहाँ पर आकर के उस सिचुएशन एकदम बहुत फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल सा हो जाता है कि जब तक लोग ही नहीं बदलेंगे, तब तक तो जो भी सिस्टम हम खड़ा करेंगे, लोग उसकी बैंड बजाते ही रहेंगे। पॉपुलेशन इसलिए कम मुझे लगता है करना ज़रूरी है, साउंड्स लाइक अ जेन कॉल फॉर जेन मैं वो नहीं कर रहा कि करना मतलब होना चाहिए, आइडियली बहुत कम पॉपुलेशन होना चाहिए हम्म। जितनी भी है। इस बात की मुझे खुशी है कि ट्रैजेक्टरी जिस डायरेक्शन में जा रही है 2060-65 तक और बढ़ेगी, उसके बाद में बहुत तेज़ी से कम होने वाली है। फर्टिलिटी रेट बहुत देशों की कम है, भारत में भी बहुत कम हो गई है, और कम होगी, अच्छी बात है। वो तो शायद इस कारण भी है ना कि एक तो महंगाई है, ऊपर एजुकेशन। से वो चॉइसेस हैं कि भाई कोई लोग शादी ही नहीं कर रहे, पहली बात तो। अब बच्चे पैदा करने की हुँ, बात ही कर रहे हो अलग। अभी आप ही हाँ। मना कर रहे थे क्या आप भी हाँ, बाद मैंने में ये करोगे, 26 से बोले 28-30 पे टाल दिया। है ना? तो उस कारण भी दिख रहा है। प्लस आपने जो 2060 की बात करी, सुरेश भाई, मैं ये ना इसमें मुझे नहीं पता आपने कितना डाटा देखा है, उसको भी साइड हटाओ। मैं आपके पर्सनल इस पे व्यू जानना चाहता हूँ। लगता है 2060 तक टिक पाएँगे हम लोग? आई थिंक हाँ, टिक जाएँगे इन द सेंस कि बहुत सारा नुकसान होगा, पर क्लाइमेट चेंज से ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट नहीं होगी। ये मैं जैसा आपने पूछा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ इस पे, कि क्लाइमेट चेंज से ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट नहीं होगी, पर नुकसान बहुत सारा होने वाला है। क्योंकि जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं, या जिस स्लो स्पीड से हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, उससे दुःख की बात ये है कि सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों को होगा जिन्होंने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है इस प्रॉब्लम में। जो गरीब हैं, जो प्रिविलेज नहीं है, पूरा जो साउथ का सेक्शन है, इक्वेटर के आपका नीचे वाला, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश और इस तरीके की जगहों पे, ग्लोबल साउथ है, उसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बहुत सारे लोग तड़पेंगे, बहुत सारा माइग्रेशन होने वाला है भारत में भी, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज से ये आपका स समुद्र का लेवल ऊपर उठेगा तो लोग वहाँ पे रह नहीं पाएँगे, जितने भी कोस्टल सिटी है, मुंबई, कोलकाता वगैरह में। अ, तो लोग वहाँ से छोड़ कर के फिर सेंट्रल इंडिया की तरफ आएँगे ऑब्वियसली, और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट का भी क्राइसिस जनरेट होगा। आई थिंक ये भी एक कारण है, जब ये सब चीज़ें पता चलती है किसी को, तो वो बच्चा पैदा करने के बारे में पहले 10 बार सोचता है, जो कि बहुत सही है। आई आई कंप्लीटली सपोर्ट दैट कि सोचना ही चाहिए। बट हाँ, ओवरऑल अगर ये पूछे कि क्या हम बचेंगे, तो बच तो जाएँगे।
क्योंकि इतना तो हम कंट्रोल कर लेंगे कि एक्सटिंक्ट ना ही हो। अभी भी अगर बुरे से बुरी सिचुएशन को भी हम देखें, तो भी हम एक्सटिंक्ट नहीं होंगे। लाइक अगर सब ढीले ही पड़ जाएँ, तो भी करंट जो अभी की पॉलिसीज़ है वहीं चलती रहें, तो भी ह्यूमैनिटी का ह्यूमैनिटी विल स्टे, बट देयर अ लॉट ऑफ पीपल विल सफ़र, एंड द बैड थिंग इज़ कि वो लोग सफ़र करेंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया इसमें, और वो बचे रह जाएँगे जिनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा ये क्राइसिस हमारे सामने खड़ा किया है। हुँ। 50 सिगरेट फूँक रहे हैं यार हम, और आप कह रहे हो हुँ, कि 2060 तक हम लोग बच जाएँगे। 50, आप पता नहीं दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हो। 50 सिगरेट, एयर पोल्यूशन, हम लोग 2.5 पीएम 2.5 जो पार्टिकल है, कितना ले चुके हैं अपनी बॉडी में हमें नहीं पता। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 10 साल हो गई है, कम हो गई है 10 साल से हमारे हाँ, इधर, रिसर्च बता रहे हैं। और एक्यूआई इस बार देखा था 1000 हो गया था। आपने हुँ, देखा था, टच कर लिया था हमने 1000, और किसी को नहीं पता अगले 5 साल में, क्योंकि देखो पॉलिटिशियंस वगैरह, आपने बात भी कर ली, गवर्नमेंट नहीं ध्यान देते भाई, उनको फ़र्क नहीं हुँ, पड़ता। और जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जो लोग, जो बच्चे हैं, जो गरीब लोग, इनके पास खुद की गाड़ी भी नहीं है, वो भी बेचारा उस धुएँ में साँस ले रहा है। ट्रू। तो चाइना के अंदर जो हुआ था, बीजिंग के अंदर, आपने सुना था आज से पता नहीं कितने साल पहले, याद है? रेड अलर्ट वगैरह हो गया था, और कितना हुँ। बहुत बुरी हालत हो गई थी। 2005-8 के आसपास उसमें बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हुआ करता था, और हुँ, जब इन्होंने वो ओलंपिक्स होस्ट किए थे, तब स्मोक कैपिटल हो गया था, एसएमओजी, स्मोक कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा था, एयर पॉल्यूशन। बट देन फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने, बहुत सारे एयर मॉनिट सबसे पहले तो मॉनिटर किया उस चीज़ को, लाइक उस बात को हुँ, एक्सेप्ट किया कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी है। और आई थिंक सबसे बड़ा चेंज ये है डिफरेंस कि हम ना शॉर्ट टर्म उसमें बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कि जैसे ही वो सर पे आकर के मुँह फाड़ के खड़ा हो जाता है कि अब बताओ क्या करना है, इतना बुरा हो गया। तो हम कहते हैं नहीं-नहीं ये गाड़ियाँ बंद कर दो और ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और उस टाइम पे फिर थोड़ा-सा वो कम हो जाता है, पर फिर वो थोड़े टाइम बाद वापस आ जाता है। और एक्चुअली में वो रहता साल भर है। लाइक अगर आप गर्मी में भी देखोगे, तो दिल्ली का एक्यूआई जो सेफ लेवल है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। हुँ, हुँ, तो लेकिन तब वो उतना बुरा नहीं होता कि हमें पता ही चल जाए नोटिसेबली। तो हाँ, मेन जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था वो कि हम लोग शॉर्ट टर्म में रखते हैं, और चाइना ने एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया था। आई थिंक 2014 या 15 में, क्या हुँ, 13, हुँ, 13, 14, 15 हुँ, में इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। 5-5 साल का बहुत सारा मॉनिटर करने के सिस्टम्स उन्होंने लगाए, और ट्रांसपोर्टेशन पे क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदने वाले को सब्सिडी वगैरह दी, बढ़ावा हाँ। दिया, सब्सिडी दी और उनको हुँ, बढ़ावा भी दिया, और इस पेट्रोल गाड़ियों पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, और इस तरीके की काफ़ी उन्होंने चीज़ें की। एग्ज़ैक्ट चीज़ें तो जानते ही हैं हम, मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा समझदार और एक्चुअल में उस फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स ही गवर्नमेंट्स के पास में मौजूद हैं, कि अगर वो चाहें तो एक फ़ोन कॉल पे उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसको डील करने का इसका बेस्ट तरीका क्या होगा। बट वही हुँ, एक जो जनरल एपैथी है कि जो चल रहा है चलने दो, और हुँ, जब तक लोगों को उससे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कोई आउटरेज सा ही नहीं हो जाता, तब तक कोई ख़ास ध्यान भी नहीं देता है। हम हमारे जो यूजुअल मुद्दे हैं, ये इसका यहाँ पे ऐसा हो गया, वो फलाने धर्म ने ऐसा कर दिया, वो वैसा हो गया, उसी में हम लोग लगे रहते हैं। अभी जो अब मैं वैसा नहीं बोलना चाहता, बाकी अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसका थोड़ा-सा एनवायरनमेंट के प्रति कम ही है रुख। इसके पहले आई एम नॉट सेइंग इसके पहले बहुत ऐसा गोल्डन पीरियड चल रहा था, बट वो थोड़ा-सा ज़्यादा था। केवल एनवायरनमेंट हुँ। की बात कर रहा हूँ, दूसरे किसी उसकी नहीं, वरना जैसे ही आपने करंट गवर्नमेंट और ऐसा बोला तो बहुत आप मर्की से एरिया में चले गए। अच्छा, तूने बोल कैसे दिया? कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं कुछ नहीं बोला मैंने। दूसरा ये भी होता है ना कि मैंने पढ़ा था कि चाइना के जो कंपनीज़ वगैरह थी, जो कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही थी उस पॉल्यूशन के अंदर, उसको दूर कर दिया गया। उनको हाँ। शिफ्ट भी करवाया गया। उसमें गवर्नमेंट मदद करती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट हुँ, कभी अपनी जेब से नहीं भरेगा पैसा, तो उसमें गवर्नमेंट ने उसमें वो दिया। यहाँ इंडिया में क्या होता है, लाइक अगर आपने किसी कंपनी को बोला
तो कंपनी कहेगी ले भाई तुझे कितने करोड़ चाहिए ये बता दें, पहुँचा देती हूँ और चुप हो जा। यहाँ पे ऐसा हाँ, चलता है सीन। और एक उसका कारण ये भी है कि अभी चाइना 2013-14 जब भी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तब वो काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप हो चुका था तब तक। अपन हुँ, अभी भी उसी डेवलपिंग में ही आ रहे हैं और अभी भी चल ही रहा है, अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही है मेनली। और लोगों का जैसा शुरुआत में ही आपने क्वेश्चन पूछा कि इंडिया अभी उस स्टेज पे नहीं है जहाँ पे लोग वीगन अडॉप्ट कर सकें, जो कि जिसका मैंने जवाब दिया। बट उससे हमें पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनको फिलहाल बेसिक नीड्स ही पूरी करना मुश्किल पड़ रहा है। तो एक फैक्टर वो भी है कि एक पॉइंट के बाद में बंदा सोचने लगता है कि क्या अच्छा अब एनवायरनमेंट का क्या है, एनिमल्स का क्या है। और कंट्री लेवल पर भी मुझे लगता है वही हमको दिखेगा। हुँ। लेट होगा, लेट होगा। जैसे जो ईवी के कहीं बारे भी। में बोला जाता है, जैसे आप देख रहे हो मार्केट में कितने ईवी प्लेयर उतर चुके हैं, ठीक है? मैंने सॉरी ये पॉइंट डाला नहीं था, मेरे दिमाग में अभी आया, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार हाँ। पूछ ही लेता हूँ, अगर कुछ पता आपको तो। जो ईवी के बारे में बोला जाता है, कहा जाता है कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है एनवायरनमेंट पे, कि जो इसकी बैटरी होती है, उसको बनाने के लिए भी उसकी जो माइनिंग होती है, उसमें भी कितना वो होता है, नुकसान होता है एनवायरनमेट का, और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पे ईवी के आ जाने से। बैटरी जो उसकी लिथियम की बैटरी बनती है उसमें एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। और पर उस बैटरी को लार्ज पार्ट्स ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड। और यहाँ पर मैंने कहा है कैन बी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ईजी है, लाइक वो पॉसिबल है। उसके भी हम सिस्टम्स बना सकते हैं कि उनको रिसाइकल उस बैटरी को किया जा सके। कॉम्प्लिकेटेड है पर संभव है। मेन जो आर्ग्यूमेंट आता है ईवी का, ईवी के खिलाफ कि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब नहीं पड़ेगा जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप कोयले से ही बना रहे हो, तब कुछ उससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने कान इधर से पकड़ने के बजाय घुमा करके, हाथ घुमा के पकड़ लिया, क्योंकि कोयला फॉसिल फ्यूल में आता है और उसमें तब भी वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते ही रहेंगी। बजाय इसके अगर हम ईवी के साथ-साथ में रिन्यूएबल एनर्जी पर भी हम शिफ्ट करें तेज़ी से, तो ही उसका चेंज होगा। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, मेनली सोलर एनर्जी, तो ही उसका कोई मतलब निकलने वाला है। बट ये मैं नहीं मानता कि ईवी से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वो तो एक ही माँ-बाप हो जाता है, आखिरी में गुड़ गोबर एक हो जाता है, सब सब बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पर भी शिफ्ट करते हैं साथ में और ईवीज़ को बढ़ावा देते हैं, डेफ़िनिटली हम इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हो सकता है ईवी के प्रोलिफरेशन से, बहुत ज़्यादा उसके प्रोडक्शन वगैरह से और फैलने से दूसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए भविष्य में। जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर हम किसी भी सिस्टम पे रिलाय करेंगे तो वो ह्यूमन्स उसको भी एक्सप्लॉइट करके कुछ ना कुछ उसमें कर ही देंगे। अगर वो कॉन्शियस सिटिज़न्स नहीं है, वो सोचते समझते नहीं है, भेड़ चाल चल रहे हैं तो। बट क्लाइमेट चेंज में तो हेल्प करेगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इस तरफ शिफ्ट, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुँ। ओवरऑल। डेफ़िनिटली यार, फ्यूचर में देख रहा हूँ कि जो टेक जो आजकल के स्टार्टअप जो हैं, जो अब फाउंडर्स वगैरह हैं, वो अब इस तरफ जा रहे हैं। मैं हाँ। पता नहीं इंडिया की बात नहीं करूँगा, मैं पता नहीं कहाँ देख रहा था, किस जगह की है, मैं नाम भूल रहा हूँ, पर वो अब CO2 से जो एनवायरनमेंट में होती है, उसे सीमेंट बनाने का काम कर रहे हैं। कैन अच्छा, यू बिलीव इट? या बहुत मैं आपको इंटरेस्टिंग भेज बात। दूँगा अगर आपको वीडियो देखनी हो। और मैं देख श्योर। रहा था कि किस तरीके से मेड बाय CO2 प्रोडक्ट आने वाले हैं अब। मेड इन नहीं, अच्छा। अब मेड हाँ, बाय CO2। और ये बहुत अच्छा लगा। हालाँकि इतना वो भी नहीं है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि आप कितना हम CO2 भेज चुके हैं हमें नहीं पता। कितने हुँ, बिलियन-बिलियन टन्स। लाइक मुझे लगता है 400-500 साल लग जाएँगे अगर हम रोज़ भी निकालें तो। और ऐसे काफ़ी ना सेटअप कर रखे हैं लाइक उन्होंने छोटे-छोटे प्लांट्स, जो CO2 कैप्चर करते रहते हैं पूरे दिन। और फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट बनाते हैं कुछ भी, अब वो उसका यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं वो अलग बात है। ये काफ़ी अच्छी हुँ, जगह है, मुझे लगता है यहाँ पर अगर कोई ऐसा बंदा सुन रहा है, कोई जो अभी स्टार्टअप खोलना चाहता है, तो वो ऐसे टेक में जा सकता है। क्योंकि मैं देखता हूँ कबाड़ा तो होना ही है। इंडिया जो है, इंडिया क्या कह रहा हूँ, पूरा ह्यूमन जहाँ रहेंगे वहाँ पे गंदगी, कबाड़े, CO2 ये तो होना ही है। तो अगर उसके वेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट से अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट आइडिया आपको आ जाए, तो वहाँ पे आपकी हुँ, चाँदी ही चाँदी है। क्योंकि अभी वहाँ पे कोई घुसा नहीं है। अगर आप सही घुस है। गए, आपने कोई बढ़िया कुछ कर लिया, तो आप एक तो चलो ठीक है, प्लैनेट की भी दुआएँ लगेंगी, धरती माँ भी आपको दुआ देगी, प्लस आपके भैया चाँदी-चाँदी हो जाएगी, वो एक अलग ही बात है। और कैपिटलिस्ट तो भैया बड़े-बड़े खुश होके आएँगे ही आएँगे, अगर वहाँ से प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे तो। ट्रू, ट्रू। हुँ, और यहाँ पर भी वही जनरेशनल टर्नओवर अपने को देखने को मिलता है कि
इस जनरेशन में अब जैसे आइडियाज़ लोग सोचने लगे कि यार इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। इसके आगे और ज़्यादा ये फ़ील्ड फैलने वाली है, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और ये सारी की वेस्ट से और जनरेट करना या रिसाइकल हो रहा है, और ये सारी जो वर्ड्स हैं, ये और जैसे-जैसे समय बढ़ेगा और ज़्यादा पॉपुलर होते जाएँगे और ज़्यादा लोग इन पर ध्यान देने वाले हैं। हुँ। स्टिल डू यू थिंक ये एल्गोरिथम फ्रेंडली अभी नीश है? लाइक अभी आप देख रहे हो जैसे आप कंटेंट बनाते हो या फिर उम, और भी जो इंडिया की बात कर रहा हूँ ख़ास करके, तो इंडिया के यूथ को फिलहाल अभी तो नहीं है। फिलहाल तो नहीं है। मेरा मेनली कंटेंट इसी पर होता है, एनवायरनमेंट, एनिमल्स और थोड़ा बहुत जनरल सोशल इश्यूज़ पे और सोशल मीडिया वगैरह पे बना देता हूँ, जो भी मुझे लगता है एजुकेशनल हो सकता है। बाकी एनवायरनमेंट से कुछ ख़ास तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसका आई थिंक एक कारण ये भी है क्योंकि अधिकतर इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी नेगेटिव, थोड़ी क्या काफ़ी नेगेटिव ही होती है, जब अपन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो। तो बंदा सोचता है, अबे अब क्या ही मैं कितना ही सुनूँ। हुँ, तो मैं अपने वीडियोज़ में कोशिश करता हूँ कि एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव दूँ। जैसे मैंने अभी इस पॉडकास्ट में भी बहुत सारी नेगेटिव बातें की, बट वो जनरेशनल टर्नओवर वगैरह की भी मैंने काफ़ी उस पे टाइम बिताया कि चेंज भी आ सकता है और धीरे-धीरे इसी पर आ रहा है। तो फिलहाल उतना नहीं है एल्गोरिदम फ्रेंडली, बट आई थिंक समय के साथ हो जाएगा आगे चल हुँ। कर के। मेरे को लगता है जेन ज़ी जो है हम लोगों ने नींव रख दी है। अब मुझे हाँ, लगता है, एग्ज़ैक्टली। हम लोगों ने नींव रख दी है क्योंकि हम इतने सारे नए आइडियाज़ के साथ आए हैं। हमने बचपन में पढ़ा भाई ग्लेशियर पिघल जाएँगे, ऐसे समुद्र का लेवल ट्रू, अप हो जाएगा और हमने ट्रू। बड़े होकर कोशिश करी कि उस बात को ऐसा कंटेंट क्रिएटर हम पहुँचा सकें कि भैया हुँ, हुँ। रियली में हो रहा है भाई, पोलर बियर बेघर हो रहे हैं, पेंगुइन मर रहे हैं और बहुत सारी व्हेल्स मर रही हैं, तो भैया उधर भी ध्यान दो। लाइट तो नहीं राइट। चली गई, आप हिल लिया करो थोड़ा, मैं डर गया था कि आप पॉज़ हो गए थे। मैं दोबारा बोल जाता बहुत बड़ा स्पीच और फिर पता चलता कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, तो अब हमने नींव रख दी है, इसके बाद जो भी जेन कौन-सी जनरेशन आ रही है? अल्फ़ा आ रही है? अल्फ़ा आएगी शायद? इसके हाँ, बाद जेन जनरेशन अल्फ़ा अल्फ़ा ही है, है, हाँ। जेन अल्फ़ा, अल्फ़ा। बीटा जो भी अब आ रही है, अब बीटा तो शायद अब 2025 वाले होंगे, जो अब पैदा हाँ, हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इनसे ही उम्मीद है कि यही कुछ ऐसे बड़े-बड़े कारनामे करेंगे, जिसके कारण जो 2060 तक जो हमने टारगेट रखा है, 2070 तक का टारगेट रखा है ना कार्बन न्यूट्रल कितने का? उसका इंडिया ने 2070 का रखा है। हाँ, और वर्ल्ड ने 2047 का कुछ रखा है, कुछ कंट्रीज़ ने मिलके, 2060 या अच्छा। 2047 शायद, मैं कन्फर्म नहीं हूँ इसमें। लेकिन अगर 2070 की बात भी करें, अगर सारे वर्ल्ड भी मान रहे हैं, तो हाँ भाई, कोशिश कर सकते हैं, 2070 तक मुमकिन हो सकता है, ठीक है? तो यू नो आई थिंक अच्छा रहा कन्वर्सेशन यार, ठीक है? हाँ, 7-8 महीने डेफ़िनिटली। बाद हम शायद मिले दोबारा, है ना? जून में मिले थे शायद पिछली बार, जुलाई, अगस्त हाँ। राइट। स बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा से बात करके। चैनल या आपका भी मैंने चेकआउट किया था, काफ़ी ग्रो हो रहा है अब। या पॉडकास्ट सुन रहे हैं लोग, लोगों को कुछ राइट, ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कुछ हट के देने की कोशिश की जा रही है एक्चुअली में, मुझे भूत-पिशाच और ये तंत्र-मंत्र में इंटरेस्ट नहीं आता है। सही है। तो एक्चुअली ये ज बढ़ने वाला है। जैसे मैंने बोला कि आने वाले समय में एनवायरनमेंट का बढ़ने वाला है, वैसे ही थोड़ा रैशनल कंटेंट और प्रॉपर एजुकेशनल कंटेंट की डिमांड बढ़ने वाली है। ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। वैसे हुँ, चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिमांड भी, जो अल्टरनेटिव कंटेंट है, जो एक्चुअल में थोड़ा ज्ञान दे रहा है, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। भूत-प्रेत वाले और वो तो रहेंगे लोग, अभी काफ़ी टाइम तक रहने वाला है। कुछ हुँ, हुँ, जनरेशंस और लगेगी उन उन बातों को वैसा होने में कि लोग केवल हँसी ही उड़ाएँ उन बातों की। हुँ। तो बस वही है, हर जगह ऑप्टिमिज़्म ही दिख रहा है हमें, हर जगह, हुँ, चाहे कहीं हुँ। भी हो। तो कुछ कहना कहना चाहोगे आखिर में? लाइक कोई मैसेज कुछ भी? अ हेल्थ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो साइंटिफिक कंसेंसस है उसी को ध्यान देना चाहिए। किसी भी आलतू-फालतू इन्फ्लुएंसर की बात नहीं सुनना चाहिए, जिसमें मैं भी आ गया। गाइडलाइंस देखोगे तो बहुत साफ़ है, ऐसा कोई बहुत उसमें क कन्फ्यूज़न नहीं है। प्लस वीगन बनने की तरफ बढ़ो प्लीज़। एनिमल्स के साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा है। सर्च करो, मेरे वीडियोज़ देख सकते हो, एनिमल क्रूअल्टी के बारे में जानना है तो। एनवायरनमेंट के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, उसमें भी वीगन बनना हमने डिस्कशन किया है कि बहुत मदद करता है, तो अपने लेवल पे वीगन आप बन सकते हो। हुँ, ओके, बाकी आपकी हेल्थ कैसी है अभी? अच्छा चल रहा है मेरा लाइक मैं अभी। ऑनेस्टली जानना चाहूँगा लाइक बीमार पड़ते हो पूरे लाइक मतलब लाइक इम्यूनिटी कैसी है? ये सब जानना चाहता हूँ मैं। न सब कुछ नॉर्मल है। एक चीज़ ज़रूर हो गई है कि मैं पिछले 2-3 हफ़्ते क्या
5-6 हफ्ते में काफ़ी स्किनी सा हो गया हूँ, क्योंकि जिम छूट गया है, डाइट छूट गई है, स्लीप शेड्यूल थोड़ा-सा बिगड़ गया है। थोड़ा-सा और ओवरऑल डिसऑर्गनाइज़्ड ही चल रहा है। हालाँकि उसका मेरी डाइट से कोई ख़ास संबंध नहीं है। मैंने जिम जाना तब शुरू ही तब किया था जब मेरा 1 साल बाद वीगन बनने के 1 साल बाद एक आंटी से मैं बात कर रहा था, हुँ। कि ऐसे ही बता रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाता हूँ, क्या करता हूँ, तो बोले, "नहीं, नहीं, बहुत अच्छा करते हो।" "अच्छा, तो चाय तो लोगे ना? चाय तो पियोगे?" मैंने कहा, "नहीं आंटी, मैं दूध और दूध से बना हुआ कुछ भी नहीं लेता।" "अच्छा, तभी ऐसे हो रहे हो।" तो उन्होंने ओह मुझे माय गॉड! ऊपर से नीचे हाँ, तक देखा, वो मेरे हाँ। छाती में चुभ गई बात। मैंने सोचा यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। उसी के बाद मैंने जिम जॉइन किया, फिर काफ़ी बढ़िया हो गई थी हेल्थ अगले साल भर में। लाइक कोई मुझे ये नहीं बोल सकता था कि भाई ये कुपोषित है या ऐसा कुछ है। हुँ, अभी हालाँकि पिछले 1 डेढ़ महीने में वापस से थोड़ी-थोड़ी गिर गई है। अभी भी उतनी नहीं, पहले जितना तो नहीं गिर सकती, बट गिरी हुई है अभी। वापस अब से जॉइन करूँगा। ये वीगन्स को ऐसे ही ये जो हमारी जो जनरेशन है पिछली, वो ऐसे ही देखेगी। अच्छा, हुँ, बॉडी हुँ। बिल्डर नहीं लग रहा, ये तो भाई का पक्का भाई तुझे नॉन वेजिटेरियन हाँ। खाना चाहिए। ये बॉडी बिल्डिंग से इक्वेट करते हैं इसको, पता नहीं क्या। एग्ज़ैक्टली। और मैं वीगन हूँ तो अभी एक्चुअली जो मैं हूँ इट्स नॉट बैड, कि वो ऐसा नहीं है कि मैं मर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल ही है। हुँ, बीएमआई भी मेरा नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। बट हुँ, मेरे को एकदम वो हेल्दी सा ही रहना पड़ेगा, एकदम फिट-विट, ताकि कोई, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है, ताकि कोई ये ना बोले कि ओए देख ये वीडियो बनाते हैं और ये वीगन है और देखो ये बॉडी बिल्डर नहीं है, या फिर ये एकदम इसका फिट नहीं हो रहा है। तो मुझे हुँ, ना चाहते हुए भी उस पे थोड़ा-सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। हुँ, अब मीट बिल्कुल। ईटर भले ही वो एकदम सूखा-पाका हो रहा हो, पर उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बढ़िया है भाई खाते रह। हाँ, ये भी है। ये गाँव में ज़्यादा देखा जाता है, गाँव देहात में ये ऐसा है, हुँ, देखता हूँ। लेकिन होगा, वही है हमने जो बात करी, जनरेशन टू जनरेशन ये चेंज आएगा। और राइट। लेट्स सी कैसे जाता है। बाकी मैं तो कहना चाहूँगा ऑल द बेस्ट 1 लाख जब होंगे तो पार्टी लूँगा आपसे, ठीक है? सैल्यूट रिटर्न बिल्कुल, आएगा। एब्सोल्यूट, मैं फर्स्ट एब्सोल्यूट। वीगन हूँ जिसका 1 लाख होने वाले हैं, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा। बहुत एक मैसेज जाएगा बाकी क्रिएटर्स को भी, जो इस हाँ, इस नीश में उतरना चाहते हैं। वीगनिज़्म के ऊपर कंटेंट बनाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर बनाना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने राइट। देख रहा हूँ, मैंने रिसर्च करता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ कितने लोग बना रहे हैं इसके ऊपर आस-पास। तो एल्गोरिथम हुँ। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, बिल्कुल मतलब पुश नहीं करता है वीडियो को, ना उनको उतना सपोर्ट मिलता है लोगों का। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे संख्या बढ़ेगी आपको देखकर। तो आप ही लीड कर रहे हो, आपको ये पता है ना? हिंदी में, आई आई थिंक इंडिया लगता में। तो है मुझे कि इंडिया में फ़ोकस एनवायरनमेंट और एनिमल्स और ऐसे थोड़ा-सा एथिकल कंसर्न्स पे कंटेंट और हुँ। कोई कंसिस्टेंटली तो नहीं बना रहा है। वो बीच में जब एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है तो सब एक-एक वीडियो चिपका देते हैं एयर पॉल्यूशन पे। इवन वो मैंने तो ख़ैर चिपकाई थी यार। मैंने अच्छा, भी पॉडकास्ट किया था, जब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, ये हीट वेव चल रही थी जब, याद है? हीट वेव राइट, भयंकर आई राइट, थी। राइट। तब हाँ, हाँ, मैंने हाँ। सबके साथ मिलके लेकिन उस वही मैंने 3-4 पॉडकास्ट किए थे। फिर टीम वालों ने मना कर दिया, कहा यार नहीं यार एल्गोरिथम फ्रेंडली नहीं है, व्यूज़ नहीं आएँगे। देन मैंने राइट, कहा ठीक है यार, मुझे कोई बंदा चाहिए होता है। पॉडकास्ट में तो यार मैं हुँ, अकेला कितना बक बक कर लूँगा। तो वो भी राइट। है। पर हाँ, धीरे-धीरे करके आएगा ही चेंज एंड देन देखते हैं यार कितने लोग अभी जो आपका वो हुआ था संडे को आपने वो इवेंट करवाया था। उसके उसमें मतलब क्या हुआ था? कैसा आपको फ़ील हुआ कि कुछ हो रहा है? मतलब चेंज आ रहा है कुछ? हम लोगों ने एनिमल राइट्स मार्च निकाला था। 6 किलोमीटर की राइड थी वो, पैदल हुँ, मार्च था इंदौर में, उसमें पूरे नारे वगैरह लगाए थे हमने, और अलग-अलग जगहों से लगभग 300 से ज़्यादा लोग आए थे, हुँ, और इंदौर के भी थे उसमें, और दूसरे अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली वगैरह से कई एक्टिविस्ट आए थे। क्या बात है। उस मार्च में एक्चुअली मुझे जब ऐसा कोई इवेंट होता है ऑफलाइन वीगनिज़्म का, तब मुझे पता चलता है नहीं, नहीं फैन तो हैं। कई सारे हाँ। लोग आते हैं, बोलते हैं, वीडियो तो देखते हैं लोग। क्या ऐसे आप बात है। नंबर देखते हो तो आपको इतना पता नहीं चलता कि अच्छा 60,000, हाँ ठीक है 60,000, वो देखो उसके 10 मिलियन हो रहे हैं। बट अगर आपको सामने से आकर के 25 लोग भी बोल देते हैं एक के बाद एक कि आपके वीडियोज़ बहुत अच्छे, तो वो एक उसका इम्पैक्ट अलग हुँ, ही होता है। तो वो या हुआ और बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल अच्छा लगा कि एक कम्युनिटी है इसके आसपास, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, बहुत ताना मिलता है वरना, और सोसाइटी से और घर वालों वगैरह से। तो यार वही हुँ, कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी बनाने की। या ग्रेट एंड ऑल द बेस्ट मैं तो बोलना चाहूँगा, ठीक है, करते रहो। थैंक यू, और मैं भी थैंक यू। कोशिश करूँगा कि मैंने शिवम भाई से बात करी तो शिवम भाई पूछ रहे थे, कब वीगन बन रहे हो? तो मैंने बोला बस वो राइट, माइंडसेट मेरा माइंडसेट तैयार हो चुका है। हाँ, बिल्कुल
अब मैं ये दूध-दही जो है ये इसकी तरफ मुझे अभी रुख मोड़ना है बस। बाकी नॉन-वेज की तरफ तो मेरा अब खत्म ही हो रहा है धीरे-धीरे, खत्म ही हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। बस दूध हुँ। और दही जो चलती है अभी घर में। मेरी मम्मी थप्पड़ मारने आ जाती है मुझे रात में, "अरे! पढ़ता रहता है तू इतना बुक्स वगैरह क्या-क्या करता रहता है, दिमाग में तेरे को बुद्धि" क्या कहते हैं माँ माँ होती है अब सीधी-सी बात है उसको मैं कैसे हाँ। मना करूँ? तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने शिवम भाई से बात करी थी तो शिवम भाई कह रहे थे कि जब अलग हो जाओगे, जब अपना करने लग जाओगे तब तो कोशिश कर ही लोगे मतलब हो जाएगा पॉसिबल। अभी क्या होता है ना घर वाले थोड़ा-सा डंडा कर देते हैं। हालाँकि मैं कई बार लड़ लेता हूँ लेकिन क्या करूँ यार, कई बार घुटने टेकने पड़ जाते हैं घर वालों के आगे। मेन तो एक माइंडसेट शिफ्ट है पहला, और दूसरा जितना अपने लेवल पर हो सकता है उतना करें, और तीसरा उस चीज़ को अपन बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे फ़िलहाल आपके पास में प्लेटफ़ॉर्म है तो आपने मुझे बुलाया है। वो भी अपने आप में एक काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और जितना हो सके उतना कर ही सकते हैं। अब हुँ। जहाँ फँस ही जाते हैं, वहाँ पर कई लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है जो फ़िलहाल घरवालों के साथ में रह रहे हैं और उनका प्रेशर होता है, नहीं बोल पाते हैं। तो उनको मैं यही कहता हूँ जितना हो सके उतना करो, और स्टैंस एकदम क्लियर रखो कि एक्चुअल में आइडियल तो यही है, लाइक वीगन होना हुँ। ही सही है। मैं भी उस तरफ बढ़ रहा हूँ, जितना बढ़ चुका हूँ ठीक है, और बढ़ता रहूँगा, बट सही वही चीज़ है और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। या बिल्कुल। अब आई थिंक हमें चलना चाहिए, बिल्कुल, मज़ा आया बात करके, ठीक है? ऐसे ही दर्शन देते रहना, कुछ महीनों में बिल्कुल। आपको बुलाता रहूँगा और ओके, ताकि मैसेज पहुँचता रहे, नए जो ऑडियंस जुड़ती रहेगी उनको भी पता चलता रहे, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट और मिलते हैं कभी थैंक और, तब तक ध्यान रखो थैंक अपना। यू। बाय, ओ बाय। ओके, बाय।